हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम श्रेयश है एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज करियर इन स्पोर्ट्स। अगर आप भी इंडिया में एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं एक जर्नी कैसी होती है, राइट फ्रॉम बिगनिंग टू प्लेइंग प्रोफेशनल, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्या स्ट्रगल्स होते हैं, एक करियर कैसा होता है, एक रास्ता कैसा होता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, स्पेशली फॉर पेरेंट्स एंड वो बच्चे जो अपना करियर बैडमिंटन में बनाना चाहते हैं। इसी जर्नी को डिस्कस करने के लिए वी हैव विद अस मुग्धा आग्रे। Mukta is an Indian badminton player. She retired in 2022. Mukta has not only represented India but also won national and international tournaments. During her career, her highest national ranking was 8 and her highest international ranking was 59. In fact, she was the third Indian shuttler after PV Sindhu and Saina Nehwal to be in the list of the BWF World Rankings at that time. Right now, she has transitioned her role from being a player to a coach with her own academy in Pune. So, welcome, Mukta. Welcome to the podcast. कैसे हो आप? Thank you so much. Thank you for having me here. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। आपका बैडमिंटन में कैसे आपने खेलना शुरू किया, कब और कैसे? So basically, my dad used to play badminton. एकदम ऐसे ही he loves badminton. He used to play, and we used to live in a colony before. तो ओके। वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज वगैरह नहीं थे बैडमिंटन के. So I used to just play on the street, जैसे गली बैडमिंटन जिसे या। बोलते हैं. I used to play on the street with my friends, with my father. ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ. Then, when I was in fifth, at that age, we shifted to Nagpur. So ओके। Nagpur में comparatively, because it's a bigger city, we had good मतलब फैसिलिटीज थे वहां पे हम्म। बैडमिंटन के वगैरह. बट व्हेन आई शिफ्टेड तब मैंने स्टार्ट नहीं किया, तब एकेडमिक्स और पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में. एंड वी हैड जस्ट शिफ्टेड, तो इसलिए तब कुछ स्टार्ट नहीं किया था. एक बार क्या हुआ, वी हैड जैसे गणपति पूजा रहती है, गणेश चतुर्थी, वो सब रहता है, तो उस टाइम पे वी हैड वन रनिंग कंपटीशन. So I took part in that, but I couldn't finish one lap of the race. या। So my father was like, when she was there, she was so fit and she used to play so much, and now what happened to her? She can't even finish one lap of the set. So the next day itself, he enrolled me in a badminton class because ओके। he likes badminton, and I used to play badminton. So he enrolled me in the badminton class, and then eventually क्या हुआ कि I developed interest. ओके। ओके, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने सीरियसली कैसे उसको खेलना शुरू किया। कि जैसे मस्ती के लिए तो बहुत बच्चे खेलते हैं कि चले गए खेलने, शाम को चले गए, बट एक सीरियसली सीरियसली खेलना, उसमें इन्वॉल्व होना, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया? वो यही इंस्पिरेशन था कि आई हैव टू डू बेटर इन स्पोर्ट? क्या हुआ फिर, खेलना स्टार्ट किया. फिर इवेंचुअली कैसे होता है, खेलते खेलते यू गेट बेटर इन इन या। बैडमिंटन. तो जो मेरे पहले के सर थे, जब मैंने जस्ट जिनके पास ज्वाइन किया था, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि शी इज प्लेइंग गुड नाउ, यू शुड शिफ्ट टू अनदर प्लेस जहाँ ओके। पे उसका उसको ज्यादा बेटर अच्छे स्टूडेंट्स फैसिलिटी। या। मिलेंगे खेलने के लिए, बेटर कोचेस रहेंगे, तो यू शिफ्ट देयर. सो ओके। माय फर्स्ट कोच ओनली ही सजेस्टेड कि आप शिफ्ट हो जाइए किसी दूसरी जगह पे, ताकि इसका जो डेवलप हो रहा है, जो गेम अच्छा हो रहा है, वो या। और बेटर हो सके. तो इवेंचुअली फिर मैं खेलती गई एंड वैसे ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया. ओके। या सो मैं जैसे जनरल सिनेरियो में पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में सीरियसली आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का पुश होता है, या फिर एक होता है कि कोचेज़ ने, जैसे आपने बताया कि आपने खेलना शुरू किया, देन कोचेज़ को लगा कि आप अच्छा खेल रहे हो, देन उन्होंने बोला कि थोड़ा सा और बेटर आप फैसिलिटी में जा सकते हो और प्रोफेशनली, या उसको एटलीस्ट कि आप थोड़ा सीरियसली खेलना शुरू कर सकते हो। तो जनरल सिनेरियो क्या होता है? यही चीज़ होती है। आप अपना, अभी आप कोच कोच भी हो तो आप देखते हो बच्चों को जो आ रहे हैं, और आपने ऑल थ्रू आउट अपने करियर में देखे होंगे बहुत सारे लोग। तो एक जनरल सिनेरियो में बच्चे कैसे आते हैं, यही वो है। बेसिकली ऐसे ही होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे ने खेलना चाहिए, बैडमिंटन खेलना या। चाहिए. और आजकल क्या होता है कि स्पोर्ट्स इन जनरली काफी बढ़ रहा है. या। ओवरऑल स्पोर्ट्स काफी बढ़ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, स्पोर्ट्स हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके अवेयरनेस आ रही है, या। विच इज अ वेरी गुड थिंग. तो फिर पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चों ने भी खेलना चाहिए, कुछ ना कुछ हम्म। करना चाहिए.
कुछ एक हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए हम्म। दिन की, जो जिससे वो फिर थोड़ा सा इंक्लाइन हो स्पोर्ट्स की तरफ। या तो स्पोर्ट्स में डाल देते हैं, या फिर बच्चे खेलते रहते हैं, जैसे कॉलोनी में या खेलते हैं या फिर अपने सोसाइटी में खेलते हैं, उनको वहां से इंटरेस्ट डेवलप होता है। वो अगर आपस में जीतते हैं तो उनको वहां पे इंटरेस्ट या डेवलप होता है कि नहीं मुझे और अच्छे से खेलना है। तो फिर वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि नहीं मुझे ओके। बैडमिंटन क्लास लगाना है या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी स्पोर्ट्स क्लास लगाना है। तो फिर ऐसे ही मोस्टली या प्लेयर्स आते हैं, खेलना ओके। स्टार्ट करते हैं। या फिर कुछ कुछ पेरेंट्स का एकदम बचपन से ही होता है कि नहीं हमारे बच्चों को बनाना ही है। तो या फिर वो एकदम जब वो छोटे रहते हैं तभी से स्टार्ट कर देते हैं। कुछ कुछ का ऐसे होता है कि नहीं इसकी बड़ी बहन भी या हमारे साथ आती है तो वो भी ज्वाइन करा लीजिए। वैसे एक या मेरे पास एक बच्चा आता है जो सिर्फ 4 साल का है। तो ओके। वो 4 साल का है और वो खेलने आता है, और उसके पेरेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज आप इसको भी ले लीजिए, या क्योंकि इसकी बड़ी बहन आती है तो हाँ। ये घर पे बैठ के फिर वो हमें परेशान करेगा। या तो आप इसको भी ले लीजिए, आप भले इसको सिखाइए मत, इसको थोड़ा सा ट्रेनिंग करा दीजिए, रनिंग या करा दीजिए ताकि वो थोड़ा फिट रहे। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी पे था कि कोई आइडियल एज होती है स्टार्ट करने की अगर आपको खेलना हो तो, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आइडियल मुझे एज तो उसमें जाना देखिए, है। हाँ। या आइडियल एज तो देखिए मैं तो सजेस्ट करूंगी 6 एंड अबव। 6 इज अ ओके। गुड एज टू स्टार्ट। बट 6 to 10 में मतलब आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन आपके पास इनफ टाइम होता है कि हम्म। आप सब कुछ बेसिक से सीख पाए, फिटनेस पे ध्यान दे, ट्रेनिंग पे ध्यान दे, सब कुछ कर सकते हो। और आप अपना इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकते हो इवेंचुअली, मतलब ओके। बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं या वो भी देख सकते हो। बट ऐसी कोई आइडियल आइडियल एज नहीं होती कि ओके। आपको इसी टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए। इवन इफ यू स्टार्ट लेटर स्टेज, मतलब 11-12 साल भी हो गए तो भी यू कैन स्टार्ट एट दैट एज, बट यू हैव टू देन वर्क हार्डर एंड वर्क स्मार्टर, कि या मतलब यू कवर अप दैट लॉस्ट टाइम, बट हम्म यू कैन स्टिल गो अहेड एंड लाइक अचीव योर स्पोर्टिंग गोल्स। या ओके। सो नेक्स्ट इज कि अगर अब मान लो बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो एज अ पेरेंट व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप जो उनको लेना चाहिए उसके, मतलब कि अगर उनका बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है स्पोर्ट में। सो सो बेसिकली दे शुड लुक फॉर अ गुड प्लेस, मतलब जहाँ पे ओके। उनको बेसिक्स अच्छे से सिखाए। हम्म ऐसे एक जगह पे कोचेस को देख के एंड द अकेडमीज को थोड़ा सा देख के दे शुड जस्ट पुट द किड इन अ बैडमिंटन सेंटर। ओके। कि अब जैसे फॉर एग्जांपल इज दिस कि सेंटर में डालने के बाद अगर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि पहले, व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली? नहीं, आप सारे सिनेरियोज कवर कर लो। मैं तो ये है कि अगर जस्ट कि अभी स्टार्टिंग किया और आपको लग रहा है कि वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, और ये एक अच्छा वो है कि अगर उसको हम डाल सकते हैं, तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप एज अ पेरेंट जो आपको लेना चाहिए। या तो वही कि आप देखिए कि कौन सा एकेडमी आपके लिए बेटर है, आपके ओके। पास वाला, या फिर विच टीचर्स गुड बेसिक्स, क्योंकि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स अगर अच्छे हैं, स्ट्रांग है, फाउंडेशन अच्छा है, तो वी कैन बिल्ड द करियर ऑन दैट। बट अगर ओके। बेसिक्स अच्छा नहीं है तो आगे कहीं ना कहीं जाके यू यू विल फेस वेरी challenges and difficulties. तो इसलिए a place where they teach good basics is a good place to start. ओके। और जैसे ही मतलब फिर अगर बच्चा, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि बच्चा उतना मेहनत कर रहा है कि नहीं, बच्चा या उतना सिंसियरली कर रहा है कि नहीं, बिकॉज स्पोर्ट्स इज अ मतलब स्ट्रीम जहाँ पे आपको बहुत एक्सट्रीम मेहनत करनी पड़ती है, एक्सट्रीम अपने बॉडी को पुश करना पड़ता है, एवरी डे पुश करना पड़ता है। सो वो इसी स्टेज पे पता चलता है कि बच्चा वो सब करने के लिए रेडी है कि नहीं, आप उसको पुश कर सकते हो कि नहीं, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं। ओके। इवेंचुअली क्या होता है फिर बच्चे लोग का ऐसा हो जाता है कि इतना मेहनत है देख के वो खुद ही ऐसे हो या जाता है कि नहीं हमसे इतना नहीं हो पाएगा, एंड दे ओके। शिफ्ट टू समथिंग एल्स। या बट वही, यू नीड टू मतलब एटलीस्ट पुट देम इन अ सेंटर जहाँ पे ये उनको चैलेंज करे, कि फिजिकली चैलेंज करे, मेंटली चैलेंज करे, कि दे कैन डिसाइड
कि या इफ दे वांट टू कंटिन्यू और नॉट। ओके। ओके, सो आपने एकेडमी की बात की कि जस्ट पुट हिम इन एकेडमी फर्स्ट। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक ट्रेनिंग इन्वायरमेंट या फिर एक राइट इकोसिस्टम ढूंढना? ट्रेनिंग हो गया, एकेडमीज हो गई, कोचेज हो गए, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है स्टार्टिंग आउट में जब आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर या लाइक अ सेड, काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं, प्लस कि उसका बेस बिल्डिंग अच्छे से हो। क्योंकि ओके। अगर बेस नहीं है स्पोर्ट या फिर कोई भी चीज में, अगर बेस या बिल्डिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, फाउंडेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो फिर बच्चा आगे बढ़ नहीं पाएगा। एक या पॉइंट के बाद वो स्टक हो जाएगा। तो फिर अच्छे कोचेस होना, कोचेस ध्यान दे रहे कि नहीं बच्चों पे, वो फिगर आउट करना। फिर या उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे हैं वो देखना। फिर या बच्चों पे ऐसे पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल रहा है क्या, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है कि नहीं, फिर डिसिप्लिन है कि नहीं। ये सब, या क्योंकि दीज ऑल दीज थिंग्स आर टॉट इन स्पोर्ट्स, जो हम्म। एक बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करता है, मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। या सो द पेरेंट्स शुड ऑल्सो फिगर आउट कि ये सब एक अकेडमी में उनको मिल रहा है कि नहीं। ओके। लाइक या लाइक इन माय अकेडमी, हम्म। जो भी बच्चे आते हैं उन पे पूरा ध्यान दिया जाता है, उनके लेवल के हिसाब से उनको ट्रेन किया जाता है। फिर अगर बच्चों को, हम सिर्फ बैडमिंटन नहीं, हम ओवरऑल उनको लाइफ में भी उनको सिखाते हैं। डिसिप्लिन क्या होता है, रिस्पेक्ट करना क्या होता है, हाउ यू शुड या टॉक टू एल्डर्स, हाउ यू शुड टॉक टू टीचर्स। ये सब भी कहीं ना कहीं हमारा रोल हो जाता है कि हम बच्चों को सिखाए, क्योंकि वो हमारे पास इस एज में आते हैं कि वो दे आर लाइक अ, मतलब वेट क्ले। यस। हमें या उनको मोल्ड करना, कैसे मोल्ड कर सकते हैं, कैसे अ, उनको शिक्षा दे सकते हैं ताकि वो यस। आगे बढ़ के अच्छे इंसान बने एंड अच्छे प्लेयर भी बने। या नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था कि अगर आप एक बैडमिंटन एकेडमी में डाल रहे हो तो फिर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए उसके लिए स्पेसिफिकली? जैसे उसमें कई सारे, मैं तो देख रहा था उसमें था कि एक कोच टू प्लेयर रेशियो कैसा है, कि कितना आप कोच कितने प्लेयर्स पे ध्यान दे पा रहे हैं, एक कोच कितने लोगों के लिए अवेलेबल है, या फिर कोच सर्टिफाइड है कि नहीं, इंडिविजुअल फीडबैक दे पा रहे हैं कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी है। सो ये सब चीज़ें, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा है, या ऑल दिस थिंग्स आर आपने कवर? ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, या बट एट द बिगिनर स्टेज, मतलब जब हम्म। बेसिक रहता है, या तो पेरेंट्स को ये भी देखना चाहिए कि बच्चे लोग को मजा आ रहा है कि नहीं। व्हेन दे हम्म। आर प्लेइंग, व्हेन दे आर गोइंग टू अ सेंटर और प्लेइंग देयर, उनको खेलने में मजा आ रहा है कि नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू डेवलप इंटरेस्ट इन द किड्स। जब ओके। तक उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, उनको मजा नहीं आएगा, तब तक वो होल हार्टेडली उस चीज में मेहनत नहीं कर पाएंगे। सो दिस या इज द स्टेज वी डेवलप इंटरेस्ट इन द किड्स, कि मतलब वो आगे जाके भी इसको प्रोफेशनली परस्यू करे, और उसमें जितना भी मेहनत है, जो भी सैक्रिफाइसेस विच वी हैव टू पुट इन टू बिकम अ प्रोफेशनल प्लेयर, वो अपने से कर पाए, मतलब उनको कोई या बोले कि नहीं तुमको ये करना ही है, एक सेल्फ तो वो कर इनिशिएटिव रहे भी हैं। हो अपने अंदर की। या वी हैव टू डू हाँ, दिस। खुद या से वो खुद से कर पाए। सो एट दिस स्टेज दे शुड हैव फन। या एंड वॉट यू सेड आर ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स, कि मतलब स्टूडेंट और कोच रेशियो कितना है, स्टूडेंट्स पे कोचेस कितना ध्यान दे रहे हैं, या उनको कैसे गाइड कर रहे हैं, एनवायरमेंट कैसा है, ये सब या ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट, बिकॉज दिस इज द ग्रोइंग स्टेज फॉर द किड्स। यस। और इस स्टेज में वो किस एनवायरमेंट में है, वो काफी मैटर करता है इन हाउ हाउ वेल दे टर्न आउट टू बी। यस। ट्रू। ओके। सो अभी जैसे हमने एकेडमीज की बात की, तो कोचेस भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जर्नी में। कोच का तो मैं ट्रिमेंडस इम्पैक्ट है कि डायरेक्ट आप उनके अंडर गाइडेंस ले रहे हो। सो जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आप किसी भी, व्हाट टू लुक इन अ गुड कोच, मतलब आप कोच कैसे सिलेक्ट करते हो उस टाइम पे? तो बेसिकली आपको देखना चाहिए कि जो कोच है वो आपके चाइल्ड, आपके बच्चे को कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, एंड प्लस द इफ द चाइल्ड, इफ द किड इज ऑल्सो कंफर्टेबल विद द कोच। या तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है।
बेसिकली कि फिर ओवरऑल कि अ, बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है कोच को, कोच कैसे रिएक्ट कर रहा है बच्चे को, हम्म। फिर कोच की क्वालिफिकेशन क्या है, कोच आपके बच्चे पे ध्यान दे पा रहा है कि नहीं, या कोच का इम्पोर्टेंस इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। तो हम मतलब उसको क्वांटिफाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि या अ कोच कैन मेक और ब्रेक द करियर ऑफ अ प्लेयर। यस क्योंकि अगर विथ गुड गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, अ कोच मेक्स द करियर ऑफ द प्लेयर। मतलब प्लेयर मेहनत करता है बट द ड्राइविंग फोर्स इज द कोच। वो जैसे प्लेयर को कराता है, ट्रेनिंग देता है, उनको ढालता है, उनको डिसिप्लिन रखता है, उनको डे टू डे सेशंस और कोचिंग के बारे में बताता है, गाइडेंस देता है, या दैट मैटर्स अ लॉट इन अ प्लेयर्स प्लेयर्स करियर और जर्नी। तो ओके कोच का तो रोल हम मतलब क्वांटिफाई नहीं कर यस सकते। इट इज अ ट्रू वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ओके इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोच आपके कैसे है या as a person also, and what all impact the coach has on the student, because एक स्टूडेंट के लाइफ में कोच इज अ वेरी बिग थिंग। एंड इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल सेटिंग, एक स्टूडेंट अपने कोच के साथ ही ज्यादा टाइम रहता है दैन यस विद देयर पेरेंट्स। जैसे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, फिर ऑन कोर्ट सेशंस होते हैं, कितना लंबा लंबा टाइम ऑन कोर्ट सेशंस होते हैं। तो पूरे दिन भर कोच के साथ ही रहता है यस प्लेयर्स गेट या than their parents. So how the coaches as a person also impacts a lot on the players या mentality, minds. ओके। तो कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे मैं देख रहा था कि कई बार चैलेंजेस होते हैं कोचेस के साथ कि आपका उनके साथ जो सिचुएशन है वो अच्छा नहीं है, या फिर कई बार होता है कि आपको टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रहे कोच। इवन जैसे आप साइना नेहवाल और बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करोगे तो उनका भी ये था कि कई टाइम बाद कोचेस जो भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जो एस्टेब्लिश्ड हो गए उनको कम दे रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है देन व्हाट टू डू, या उस केस को कैसे, हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन? My thought is that what I think is you should have a clear communication with the coaches, ओके। कि मतलब क्या हो रहा है, कोच का क्या टेक है उस पे, कि कोच क्या सोच रहा है, व्हाई हम्म। दिस इज हैपनिंग। या फिर ऐसे कई बार होता है कि प्लेयर को लगता है कि कोच हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बट द कोच इज या ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड द बेटरमेंट ऑफ द प्लेयर्स। ओके। तो अ क्लियर कम्युनिकेशन इज नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड इवन आफ्टर कम्युनिकेशन दिस इज रिपीटिंग एंड प्लेयर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कोच, देन इट इज अ गुड, मतलब ये बेटर है कि आप कोई और फिर कोच या देखिए जो आपको कंफर्टेबल है, आपके लिए कंफर्टेबल है, या आपको लगता है कि आपका करियर ग्रो करने में वो आपको हेल्प करेंगे। But the first step should be that you communicate with your coach, because um, यहाँ तक आपको एक कोच ने लाया है, आपके या ऊपर काम किया है, आपको इस लेवल पे लाया है। तो द लीस्ट यू कैन डू इज कम्युनिकेट विथ हिम हर, एंड देन फिगर आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज। ओके। ओके। सो अगर जैसे मान लो आप टूर्नामेंट्स लेवल, मतलब आप एकेडमी में घुस गए, आप खेल रहे हो, आप अच्छा खेल रहे हो, और आपको लग रहा है कि अब ऐसा भी होता है कई बार कि यू वांट टू एक्सेल, कि मैं अब और एडवांस करूं या फिर और अच्छी कोचिंग उसमें जाऊं। तो ये वाला चीज़ कैसे होता है, मतलब कि इज़ इट लाइक कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो देन यू थिंक कि हम एक और अच्छी कोचिंग में जाएं, एंड या फिर हाउ दिस थिंग वर्क? What I feel is कि basically you can change your coach anytime ओके। you want। मतलब प्लेयर के ऊपर होता है with whom he she wants to play। But personally what I think is कि you should give some amount of time to the coach, क्योंकि कोच को भी आपको जानना, आपको पहचानना, आपके प्लेइंग या स्टाइल को अडेप्ट करना, उसको इम्प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ओके। आपको एक कोच के साथ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि वो भी आपको समझ सके और आप भी उनके रिजल्ट्स देख सको। एकदम ओके। आप कोई अकेडमी में चले गए एंड रिजल्ट आ गया, वो ऐसे नहीं हो पाता है। ओके। यू हैव टू वर्क कंटिन्यूअसली, वर्क विद द कोच कि वो आपके लिए हो रहा है कि नहीं, आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, आपको सूट कर रहा है कि नहीं।
दैट ओके। यू शुड स्पेंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम विद अ कोच। फिर उसके बाद डिसाइड करना चाहिए इफ यू वांट टू चेंज और नो। मतलब अगर ऐसे हो गया है कि आपका परफॉर्मेंस एकदम स्टेगनेंट हो गया है, ओके। you are not able to perform, and even after many tries it's not going up or going where you wanted to, तो फिर या। then you can consider trying a camp, summer camp, मतलब कहीं और जाके एक कैंप कर लिया, 10-15 days के लिए ट्राई कर लिया कि if you feel that is better or that academy is better for you, so you can use all these options. ओके। ओके। सो सो व्हेन जब हम एकेडमी ढूंढ ढूंढ रहे होते हैं कि किस में जाएं, तो आर दे लाइक गवर्नमेंट एकेडमीज भी होते हैं कि प्राइवेट ही एकेडमीज होते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं जस्ट करियर की तब? यू कैन सर्च फॉर गवर्नमेंट सेंटर्स ऑल्सो, जैसे ओके। जो गवर्नमेंट हॉल्स रहते हैं, स्टेडियम्स रहते हैं, वहाँ पे कभी कभी प्राइवेट कोचिंग भी होता है, एंड ओके। समटाइम्स गवर्नमेंट ओनली अपॉइंट सम कोच टू टेक take sessions in those centers. So you can opt for government centers also or private sectors also. But I feel that government centers are a little less right ओके। now than private sectors. Private academies and private coachings are a lot right now. ओके। So you can go for private academies also. But the difference ये आ जाता है कि private academies में if मतलब क्या कहते हैं क्या कह सकते हैं, मॉनिटरीली इस या। उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता ओके। जितना या। गवर्नमेंट सेंटर्स में मिल सकता है। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग मॉनिटरीली तो यू शुड ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट सेंटर, वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल सकते हैं, ओके। एंड देन यू कैन ऑल्सो आपको जॉब रिलेटेड कुछ इंटीमेशन या वो सब भी मिल सकता है इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। बट प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट इफ यू या। परफॉर्म कंसिस्टेंटली, then even in private sector you get private academies, you get sponsorship and ऐसे सब चीजें मिलते हैं कि you can go in private academies also. जैसे for us in our academies, if somebody is not able to manage the fees, okay, हम्म। but they are performing exceptionally well, या। and they really have some ऐसे family backgrounds है and some things because of which they are not able to pay the fees, so we consider that, मतलब कि हम वो ओके। consider करते हैं कि ठीक है, एक बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड उसमें कैपेबिलिटीज है, उसमें टैलेंट है, बट बिकॉज ऑफ मनी ही इज नॉट एबल टू गो अहेड इन स्पोर्ट्स, देन वी कंसिडर दैट एंड वी reduce their fees, और we ओके। हम उसको थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट में फीस देते हैं, मतलब फीस चार्ज करते हैं, सो दैट दे ऑल्सो कंटिन्यू एंड गेट द या। कोचिंग्स यस। एंड इम्प्रूव इन देयर करियर्स। ओके। सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एकेडमीज़ के बारे में, तो जो प्राइवेट और गवर्नमेंट एकेडमीज़ में दोनों में डिफरेंस क्या होता है मतलब? सो बेसिकली क्या होता है कि भाई प्राइवेट एकेडमीज में आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर कोचिंग इन टर्म्स ऑफ वन ऑन वन अटेंशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह आपको वैसे मिल जाएंगे प्राइवेट ओके। एकेडमीज में। एंड गवर्नमेंट बेस्ड सेंटर्स में भाई आपको कॉस्ट सेविंग इंसेंटिव्स और ओके। या फिर जॉब रिलेटेड थोड़े से आई थिंक इनिशियल ईयर्स में तो यू हैव टू ऑलवेज, मतलब जनरली प्राइवेट से ही लोग शुरू करते हैं रादर देन, क्योंकि मैं स्कीम्स देख रहा था गवर्नमेंट की, तो उसमें एक नेशनल नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके एक प्रोग्राम है जो, जिसमें एज लिमिट नहीं है शायद से, आप स्टार्ट कर सकते हो यंग से, लेकिन आपको बहुत प्रॉमिसिंग पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा कि यू आर लाइक, क्योंकि बहुत एलीट लेवल की वो ट्रेनिंग कराते हैं तो। तो वो वो सब सेंटर, वो भी प्राइवेट सेंटर्स में ही ओके। आई काउंटेड देम एज प्राइवेट सेंटर्स ओके। ओनली, क्योंकि वो प्रकाश पादुकोण सर जो है ओके। उनका या। सेंटर है, ओह। ओके। प्रकाश पीबीए, एंड वो नेशनल एफिलिएटेड हो ओके। सकता है। जैसे नेशनल कैंप्स जो होता है वो गोपीचंद सर जो है वो हम्म। गोपीचंद अकेडमी में लेते ओके। हैं।
तो उन सब अकेडमीज और उस नेशनल कैंप और नेशनल ऐसे वहां जाने के लिए यू हैव टू शो प्रॉमिस, मतलब आप या प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हो, आप इंडिया के टॉप में हो, इंटरनेशनल के टॉप में हो, देन यू कैन या दे सिलेक्ट यू ओके एंड यू कैन गो इन द नेशनल कैंप। या सो मैं वही देख रहा था कि प्राइवेट एकेडमीज में जब भी हम बात करते हैं तो एवरीबडी वांट्स कि हम टॉप वाले कोचिंग्स में जाएं, राइट? लेकिन उसमें भी शायद से एंटर करने के लिए, जैसे मैं चेक कर रहा था कि प्रकाश पादुकोण सर की एकेडमी है, तो दे डोंट टेक प्लेयर्स की एज इट इज़ आ जाओ। आप मतलब वो स्काउट करते हैं या फिर नेशनल लेवल जो खेलते हैं उसमें से टॉप के प्लेयर्स को दे टेक एंड दे ट्रेन देर, तो जनरली वही यस, रहता है। इवन गोपीचंद सर की एकेडमी का मैं देख रहा था, आई मतलब वो उसमें भी साइट पे इट्स लाइक कि आपके जो अचीवमेंट्स हैं आप लिखो, देन दे विल रिवर्ट बैक। या तो यस। जनरली यही एंड पाथवे रहता होगा। या हाँ जी, और दे ऑल्सो इनवाइट यंग प्लेयर्स फॉर कैंप्स, कि ओके मतलब आप 15 डेज और 1 मंथ के कैंप के लिए वो इनवाइट करते हैं। ओके एंड आफ्टर दैट यू कैन, मतलब इफ दे अलाउ यू और इफ दे ऑफर, यू कैन स्टे बैक एंड ओके। अदरवाइज यू कैन गो बैक टू योर अर्लियर सेंटर्स ऐसे। तो उसमें भी जो रैंक प्लेयर्स होते हैं ये जो खेल रहे हैं उनको ही दे करेक्ट। टेक केयर। जो जो नेशनल रैंक प्लेयर्स होते हैं, जो नेशनल में अच्छा या परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मिंग प्लेयर्स है, वो उनको ही इनवाइट करते हैं। ओके सो दैट इज लेटर स्टेज, मतलब या वंस यू आर प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनली आप परस्यू कर रहे हो, सीरियसली परस्यू कर रहे हो, एंड यू आर गोइंग फॉर नेशनल्स और नेशनल टूर्नामेंट्स में आप परफॉर्म कर रहे हो, या तो इट्स दैट स्टेज। ओके। नेक्स्ट इज कि जो सिटीज़ होते हैं, मतलब आप जहाँ पे लोकेशन हो, जहाँ पे आपका लोकेशन, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स अभी भी विलेजेस या फिर मिड टीयर सिटीज़ से आते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मे बी हैदराबाद, मुंबई, ये बहुत लोगों के लिए अप्रोचेबल नहीं हो फाइनेंशियली भी और लोकेशन वाइज भी। तो उनके लिए क्या बेस्ट रहता है कि दे शुड जस्ट स्टार्ट इन एन अकेडमी, सी कि वो कैसा कर रहे हैं, देन एडवांस की जैसे जैसे वो अच्छा कर रहे हैं दे मूव टू। यस, 100% दे कैन डू दैट, मतलब एरिया तो, एरिया का मैटर तो करता है कि व्हाट एरिया यू आर ट्रेनिंग। या बट लाइक एज, आई फील कि वो 100% कंपल्सरी नहीं है कि यू शुड बी इन दिस सेंटर ओनली, ओके और यू शुड बी इन दिस एरिया ओनली, इन दिस लोकेशन ओनली। तो एरिया का कैसे होता है कि इफ एनी, एट एनी एरिया, गिवन एरिया, इफ यू हैव अ वेरी डेडिकेटेड कोच जो आपको आपको आपके इम्प्रूवमेंट पे फोकस्ड है, यू हैव अ या ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हु आर, मतलब with whom you can play with, and you have a good team there also या at any area, any city, then you can perform and you can go to the highest level from that place also. So ओके ऐसा कंपल्सरी या जरूरी नहीं है कि you should go to Hyderabad only or ओके Bangalore only to perform. Obviously it helps, मतलब वहाँ पे environment वैसे रहता है, sporting environment रहता है, आप अकेडमीज में रहते हो तो उसी एनवायरनमेंट में रहते हो तो वैसे ही डेवलप करते हो। बट या इफ इन एनी अदर एरिया ऑल्सो यू हैव अ गुड कोच, यू हैव गुड प्लेयर्स, यू हैव अ गुड टीम, देन यू कैन वर्क एंड परफॉर्म एंड गो टू द हाईएस्ट लेवल्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। ओके या सो नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो ट्रेनिंग और रूटीन और डिसिप्लिन का है, कि गोल है कि बताना कि एक सीरियस लाइफ कैसी होती है। व्हेन यू मस्ती के लिए जब आप खेल रहे हो तब तो आपने कुछ भी कर लिया, बट वंस यू एंटर इनटू एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में तो बहुत सीरियसनेस हो जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है। तो एक टिपिकल डे कैसा होता है ट्रेनिंग में अगर आप खेल रहे हो प्रॉपर तो? सो आई वुड मतलब लाइक टू टेल यू द टिपिकल डे आई हैड व्हेन आई वाज प्लेइंग, ओके तो उस हिसाब से वी कैन जज। सुबह मेरा ट्रेनिंग हुआ करता था, मतलब अराउंड समर्स में थोड़ा अर्ली होता था, अराउंड 4:30, बट विंटर्स में थोड़ा लेट होता था, 5:30 6 के ओके आसपास। तो हमारा इस टाइम पे ट्रेनिंग होता था। आफ्टर ट्रेनिंग फॉर 1 1.5 आवर आई यूज टू गो टू स्कूल, मतलब जब व्हेन आई वाज इन स्कूल्स, और उस टाइम पे आई यूज टू गो टू स्कूल। फिर स्कूल से आई यूज टू, मतलब स्कूल में बात कर रखी थी कि आई प्ले एंड स्कूल को रिप्रेजेंट करना वगैरह, स्कूल को पता ही था कि आई यूज टू प्ले वगैरह। तो वो उन्होंने मुझे परमिशन दिया था, आफ्टर सम टाइम आई कैन गो आउट ऑफ द स्कूल, आई यूज टू गो एंड देन ट्रेन फॉर 2 more hours, then I used to ओके go back to school, join back the school for 2 more hours, then I used to go home, rest, maybe sleep for some time, and then I used to go for another session
from evening 4 to 8. So that was हम्म। typically my day during school times जब मैं ओके। अंडर 13 अंडर 15 की प्लेयर थी। तो देन रात को आके सो जाओ, फिर अगेन अगेन रिपीट फ्रॉम द मॉर्निंग। या। बट इन जनरल व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, मेरा कॉलेज में भी अटेंडेंस कंपलसरी था, बट बिकॉज आई यूज टू प्ले तो हम्म। अटेंडेंस का उतना ओके। बोलते नहीं थे मुझे। सो आई डिडंट गो टू कॉलेज। ओके। तो एट दैट टाइम फिर से मॉर्निंग ट्रेनिंग्स, देन 2 आवर सेशन, देन रेस्ट, देन अगेन 2 आवर सेशन, देन आई यूज टू रेस्ट अगेन, एंड देन अगेन इवनिंग 3 to 4 आवर सेशन। सो इतना मेरा सेशंस होते थे। सो बेसिकली इफ यू आर प्लेइंग प्रोफेशनली, तो आपका पूरा दिन खेलने में, या। न्यूट्रिशन खाने में और रेस्ट करने में जाता है। यू डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग एल्स। इफ यू डू समथिंग एल्स, तो आपका रेस्ट और न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं। ओके। देन इफ दैट इज कॉम्प्रोमाइज, यू कांट ट्रेन वेल। मतलब आप या। फिर से ट्रेनिंग में अपना 100% नहीं दे सकते। फिर ट्रेनिंग या। 100% नहीं हो रही है, तो देन इम्प्रूवमेंट में दिक्कत होती है। यस। So, ओके। ऐसे होता है बेसिकली। वन वन 1.5 आवर ऑफ ट्रेनिंग होता है। 2 आवर्स, 2 to 3 आवर्स ऑफ सेशन इन द मॉर्निंग, एंड 2 to 3 आवर्स ऑफ सेशन इन द इवनिंग। ओके। सो आपका मतलब मैक्सिमम टाइम उसी में जाता है, ट्रेनिंग में ही जाएगा पूरे दिन में। या। करेक्ट, पूरा ही ओके। टाइम मतलब क्योंकि न्यूट्रिशन एंड रेस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग ओनली। या। सो आपका पूरा दिन इज सर्कल्ड अराउंड योर स्पोर्ट, योर बैडमिंटन। द या। होल डे इज सर्कल्ड अराउंड दैट। मतलब उसके बेसिस, उसके आसपास ही दिन प्लान, और दिन खत्म भी हो जाता है फिर। या। सो अब इतना टाइम, अब जैसे जो भी बच्चे खेल रहे मे बी दे भी लेकिन 10-11 साल के हैं, 12 साल के हैं, तो अभी तो उनका ऐसा एज है कि वो स्कूल में देखते होंगे और बच्चे मस्ती भी कर रहे हैं और हमें ट्रेनिंग ही करनी पड़ रही है। तो क्या क्या सेक्रीफाइसेस होते हैं पर्सनली सोशली जो आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि जस्ट टू शो कि कितना सीरियसली आपको करना पड़ता है काम उसमें। या। सैक्रिफाइसेस तो होते ही है। मतलब आप या। सैक्रिफाइसेस को गिन ही नहीं सकते, कितने सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ते हैं टू गो टू दैट एलीट लेवल। हम्म। मुझे याद है, देयर इज नो सोशल सोशल लाइफ ही नहीं रहती है। ओके। मतलब जो अभी न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है वर्क लाइफ बैलेंस का, हाँ। तो दैट इज नॉट एग्जिस्टेंट इन स्पोर्ट्स। मतलब आप वर्क लाइफ बैलेंस कर ही नहीं सकते। कोई सोशल इवेंट हो गया, कुछ भी हो गया, हम्म। फैमिली गैदरिंग्स हो गया, फ्रेंड्स मीटिंग फ्रेंड्स हो गया, कुछ भी नहीं हो सकता है बिकॉज द होल डे गोज इन ट्रेनिंग। और जो वीकेंड्स आता है उसमें भी यू हैव वन डे, यू डू मसाज, यू डू रेस्ट टू प्रिपेयर योर बॉडी एंड योर माइंड फॉर द या। नेक्स्ट डे। तो इसलिए फिर ये सब चीजें हट ही जाते हैं लाइफ से। फ्रेंड्स से कांटेक्ट, मतलब जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं वो तो रह जाते हैं, बट इन ओवरऑल फ्रेंड्स से कांटेक्ट छूट जाता है, क्योंकि यू डोंट हैव टाइम टू या। हैंग आउट विद देम। वो मस्ती नहीं हो तो पाती जो अगर बाकी हैंग आउट, बच्चे कर रहे हैं स्कूल के बस टाइम पे, नहीं हो, वो सब नहीं, यू हैव टू। तो ओके। फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अलग ही हो जाते हो। यस। वो हो जाता है। आई रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू प्ले, मेरा बर्थडे था हम्म। एंड माय फ्रेंड्स एंड फैमिली वर गैदर्ड। या। आई बट रात को ही, एंड नेक्स्ट डे आई हैड ट्रेनिंग, अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग था। सो आई रिमेम्बर आई हैड माय डिनर एंड देन आई कट द केक एंड देन आई वेंट एंड स्लेप्ट, ओके। या। and my friends and my family were enjoying, but I had training in the morning, so I was यस। sleeping. या। सो ये सब चीजें करने पड़ते हैं, खुद से ही करने पड़ते या। हैं। नोबडी टेल्स यू टू डू दिस। यस। यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन, बिकॉज यू फील कि मतलब कल जाके आपको ट्रेनिंग करना है। तो अगर या। आपकी बॉडी रिकवर नहीं है तो आप 100% नहीं दे सकते। अगर आप 100% नहीं दे रहे, तो दैट इज वन डे वेस्टेड। अगर वन डे हम्म। वेस्ट हो रहा है तो इससे कितने डेज वेस्ट हो रहे हैं, या। कितने यस। डेज आप इम्प्रूवमेंट को, अपने अपने इम्प्रूवमेंट को स्लो डाउन कर रहे हैं। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट, somebody else is doing it, somebody else is working hard, somebody हम्म। else is moving या। forward। तो ये हमेशा ही रहता है, दिस स्ट्रगल, दिस पुशिंग, ये या। हमेशा ही रहता है, ऑल तो ऑल लाइफ लॉन्ग। या जब तक आप स्पोर्ट्स सो पर्सन तक करना खेल पड़ेगा। रहे हैं। या। सो एकेडमिकली पॉसिबल है कि आप एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को साथ साथ सेम टाइम दे पाओ और दोनों में अच्छा कर पाओ? इज़ इट रियलिस्टिकली पॉसिबल कि आपने जैसे रूटीन बताया कि इतना टाइम ट्रेनिंग में जा रहा है, तो क्या वो बच्चा एकेडमिक्स में भी टाइम दे सकता है और परफॉर्म कर सकता है अच्छा?
व्हाट आई थिंक इज इट्स डिफिकल्ट, मतलब ओके। काफी डिफिकल्ट होता है कि आप परफॉर्म भी कर रहे हो और हम्म। एकेडमिकली भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही अलग स्ट्रीम्स हो जाते हैं और दोनों में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। या ऐसे नहीं है कि स्पोर्ट्स में ही यू हैव टू वर्क हार्ड, इन एकेडमिक्स ऑल्सो वो बहुत देर तक लंबे लंबे टाइम बैठ के पढ़ना पड़ता है, सो दोनों चीजें एक साथ होना डिफिकल्ट है। बट what I think and what I feel is you should focus on your academics या also। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपको पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए। हम्म। आपको पढ़ाई भी करते रहना पड़ेगा, करते रहना चाहिए, या बिकॉज दैट ऑल्सो डेवलप्स यू। मतलब वो भी आपकी पर्सनालिटी डेवलप करता है, वो भी आपको मोर अवेयर बनाता है, and it helps you to take good informed decisions in your life also. यस। So even if you're playing, you're a sports person, that's my advice ki even if you're sports for the young kids obviously ki या even if you're uh, playing and professionally playing, you should not never stop studying. You should या always have that do studying, do मतलब do your academics properly जितना भी आपको टाइम मिलता है, rather than spending it on social media और यस। phones या या फिर गेम्स खेलने में, spend that time to study। मतलब जैसे जो एकेडमिक्स वाले बच्चे होते हैं वो फॉर अ चेंज स्पोर्ट्स खेलते हैं, या वैसे हम ओके। स्पोर्ट्स वाले बच्चे जो होते हैं या उनको फॉर अ चेंज पढ़ लेना चाहिए। यस। या या इसी से जो नेक्स्ट चीज़ थी मुझे देखनी थी कि नॉट ओनली कि एकेडमिक्स कर रहे हो आप, इवन आगे अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे स्पोर्ट्स नहीं भी परस्यू करना है एट सर्टेन एज, कि आपने मान लो 10th में हो आप, 10-15 साल के हो, तो उसके बाद भी कई सारे एडवांटेज हैं जो अगर आप अच्छे लेवल तक खेल जाते हो एक उसमें, तो आपको कई जगह भी फैसिलिटीज़ या एडमिशन्स में, चाहे स्पोर्ट्स कोटा हो गया कॉलेजेस में, तो उसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट? तो वो वेस्ट नहीं जा रहा है कि अगर आप सोच रहे हो कि और अच्छे लेवल तक खेलो तो उसके भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, स्पेशली अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो 12th के यस। बाद, तो तो या अगर आप नेशनल इंटरनेशनल खेल रहे हो और फिर, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उसके लिए। उनका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर या एक्टिविटीज के इसमें काफी वो फोकस करते हैं उस पे। या काफी लोग का एम ही वही होता है कि यस। या ओके। टू गेट दैट एक्स्ट्रा करिकुलर या सर्टिफिकेट या फिर वो एडवांटेज, ताकि वो फिर जब एकेडमिकली वो कहीं परस्यू कर रहे हैं, मतलब कहीं जा या रहे हैं कोई यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो दे गेट एन एज फॉर दैट। यस। एक अच्छा वो है, क्योंकि आप 10th तक कितना, 10th तक तो ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं होता पढ़ाई में, तो आप पुश करके अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल खेल लो उस टाइम पे, तो आगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स है उस केस में, क्योंकि जनरली कॉलेजेस भी 3-4 साल तक देखते हैं कि आपके सर्टिफिकेट्स कितने हैं। तो इवन हम्म। अभी आईआईटीज में भी यूजी में 5 लोगों को एडमिशन दिया था इस साल, उसमें स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एडमिशन उन्होंने शुरू किया है, तो उसमें भी या, तो ये तो एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इतना ट्रेनिंग करने के बाद, इतना रूटीन फॉलो करने के बाद, कभी आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, बस करते हैं, बर्न आउट हो रहा है, या उससे रिकवरी कैसे करते हैं, उस सिचुएशन में आप कैसे सोचते हो? बर्नआउट तो मुझे लगता है कि हर प्लेयर के लाइफ में आता ही है, कभी ना ओके। कभी आता ही है। बिकॉज द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग यू हैव टू डू, द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइसेस यू हैव टू डू, प्लस उसके बाद इफ यू गेट इंजर्ड फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज इंजुरी हाँ। इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एज अ प्लेयर। इफ यू गेट इंजर्ड, वो आपने जो भी मेहनत किया है, जो भी आप किस लेवल पे गए, इस लेवल तक गए हो, उससे रिकवर करके वापस उस लेवल पे आने के लिए बहुत और टाइम लगता है और मेहनत लगती है। या तो उस टाइम पे ऐसे फील होता है कि मतलब अब क्या किया जाए करके, यू फील दैट बर्नआउट उस टाइम पे कि ओके। इंजर्ड हो गए, यू कांट डू एनीथिंग। तो उस टाइम पे व्हाट आई फील इज यू शुड टेक अ ब्रेक मेंटली। मतलब फिजिकली तो आप ब्रेक ले ही रहे हो, हम्म। मेंटली भी आपको ब्रेक लेनी चाहिए कि अब आपकी बॉडी बोल रही है आपको कि थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेंटली भी थोड़ा टाइम ब्रेक लो, या इंडल्ज इन योर हॉबीज, कि कुछ कर लो, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ, ताकि फिर जब आप या वापस जाओ, आपकी बॉडी ठीक हो जाए, वापस आप ऑन कोर्ट जाओ, तो आपको आप वो
प्रेशर लेके ना जाओ कि इतना टाइम मिस हो गया, इतना वो खराब हो गया। आप उस ओके। प्रेशर के साथ ना जाते हुए आप एक फ्रेश माइंड से जाओ, फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश माइंडसेट से जाओ कि ठीक है, जो भी हुआ है, नाउ आई हैव टू गेट बेटर। अब जो भी ओके। जिस भी लेवल पे मैं हूँ, आई हैव टू गेट बेटर फ्रॉम हियर। सो दैट कम्स इफ यू टेक अ ब्रेक। मतलब इस मैं पर्सनली वही करती थी। आई यूज्ड टू टेक अ ओके। ब्रेक। आई लव रीडिंग, आई लव रीडिंग नॉवेल्स। या। सो मैं अगर ऐसा कुछ मुझे बर्नआउट फील होता था, या फिर कोई टूर्नामेंट, मेजर टूर्नामेंट है, तो वो आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे आपको करना है, तो उस टाइम पे भी ऐसे फील होता है कि यार हम्म। क्या चल रहा है। या। तो उस टाइम पे भी आई यूज टू टेक अ ब्रेक मेंटली, और फिर आई यूज टू फील मच बेटर। ओके। या। सही है। सो नेक्स्ट चीज़ की जो कंपटीशन और प्रोग्रेशन होता है स्पोर्ट के अंदर, मुझे वो सिनेरियो जानना है कि आप स्टार्ट कर रहे हो एकेडमी के अंदर, देन यू, उसके बाद कैसे होता है, हाउ डू यू रीच डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, एक वो कैसा होता है, पाथ कैसा होता है उधर तक जाने के लिए, इनिशियल डेज से लेकर ऊपर तक क्या? So you start training, then there are many district tournaments. मतलब depending on the area, आपको पता चलेगा कि आपके वहाँ पे हम्म। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स कितने हो रहे हैं। तो ओके। यू गो पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स। जैसे भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। सो यू कैन गो पार्टिसिपेट, सी योर लेवल, जज योर लेवल, कि आप कैसे खेल रहे हो, कैसे हम्म। परफॉर्म कर रहे हो। देन उससे भी काफी प्लेयर्स, काफी बच्चों को मोटिवेशन आता है और अच्छा करने या। का। फिर वो प्रैक्टिस में आके और इम्प्रूव करते हैं और मेहनत करते हैं। देन वंस यू प्ले गुड एंड विन इन डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, यू कैन गो टू स्टेट लेवल। मतलब फिर सो वो इवेंचुअली आप स्टेट इनवाइटेड वो लेवल। इनवाइटेड होते हैं बच्चे की, स्टेट लेवल पे कोई भी नो, खेल सकता है? so anybody can अच्छा। participate ओके। in state level ओके। if you have मतलब स्टेट आईडी लगती है आपको। ओके। तो वो आईडी है तो यू कैन पार्टिसिपेट इन द स्टेट लेवल। एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल्स ऑल्सो। मतलब अच्छा। जो ओके। ऑल इंडिया टूर्नामेंट, रैंकिंग टूर्नामेंट्स जिसको बोलते हैं, हम्म। उस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो नेशनल चैंपियनशिप होता है, मेन नेशनल या। चैंपियनशिप, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द रैंकिंग ऑफ द प्लेयर्स। मतलब ओके। जो भी आपका रैंक है, उस हिसाब से प्लेयर्स को एंट्री मिलती है इन नेशनल चैंपियनशिप। बट इन ओके। रैंकिंग टूर्नामेंट्स एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। पहले क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं। हम्म। सो नंबर ऑफ एंट्रीज के हिसाब से क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं। देन अराउंड 16 to 32 प्लेयर्स क्वालिफाई फॉर द मेन मेन ड्रॉ। तो ओके। मेन ड्रॉ में टॉप 32 प्लेयर्स आर ऑलरेडी इन द मेन ड्रॉ, हम्म। एंड 32 मोर क्वालिफाई फ्रॉम द क्वालिफाइंग राउंड्स। ओके। फिर मेन ड्रॉ ऐसे 64 का मेन ड्रॉ बनता है, दैट इज द नेशनल सिनेरियो। नेशनल्स में ओके। ऐसा होता है। सो आप। एंड इवन इन इंटरनेशनल सेम प्रोसीजर फॉलो होती है। मतलब इफ यू हैव अ BWF आईडी, you ओके। can participate in international tournaments, but you have to first go through qualifying rounds and then ओके। enter the main draw. सो वो कोई भी खेल सकता है, मतलब अगर अपनी आईडी बना लूँ तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि जैसे PWF आईडी बनाने के लिए, या फिर इवन जो आपने स्टेट आईडी बताया नीचे लेवल पे खेलने के, अगर शुरू से कर। स्टेट आईडी के लिए देर आर ओके। नो रिक्वायरमेंट्स। ओके। आई थिंक BWF आईडी के लिए यू नीड टू बी इन टॉप 40 ऑफ द इंडियन रैंकिंग्स। ओके। देन ओनली यू कैन पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। ओके। 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 सो जो नेशनल रैंकिंग्स होती है वो किन टूर्नामेंट्स के उससे बनती हैं कि वो नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स खेलने के बाद वो नेशनल रैंकिंग्स आते हैं? करेक्ट। सो क्या होता है कि रैंकिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, वो हम्म। नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं। ओके। तो उसमें यू पार्टिसिपेट, एंड उसमें हर राउंड के फिक्स्ड पॉइंट्स है। कि हम्म। आप अगर फर्स्ट राउंड खेल रहे हो, सेकेंड राउंड खेल रहे हो, सेमीफाइनल खेल रहे हो, या टूर्नामेंट जीत रहे हो, तो आपको इतने इतने पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो आप जितने टूर्नामेंट्स खेल रहे हो, आपको उतने पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो जितने आपके पॉइंट्स ज्यादा है, उस हिसाब से आपकी नेशनल रैंकिंग डिसाइड होती है। कि सबसे ज्यादा जिसके पॉइंट्स है वो फर्स्ट पे रहेगा, उस हिसाब ओके। से। एंड साल के आई थिंक 10 टूर्नामेंट्स होते हैं, काउंट होते हैं, ओके। जो रैंकिंग के लिए, फॉर द जो जैसे रैंकिंग्स। तो निकलता ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट्स जो भी अभी जैसे हाँ, गोवा में जो यस, कहीं पे होते बस। ओके। करेक्ट।
तो उनके उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ पीछे का नहीं चाहिए रिकॉर्ड, कि आप डायरेक्ट नेशनल लेवल पे भी कर सकते हो? नो, यू अच्छा। कैन, यस, यू अगर कैन मैं गो बनवा लूँ पार्टिसिपेट इन अपनी द स्टेट नेशनल आईडी, रैंकिंग. तो मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ उसमें? So you can also participate, अच्छा। but you have to go लाइक through the क्वालिफाइंग you राउंड्स। have to go through the qualifying rounds. Yes. ओके। ओके। सो वो स्टेट आईडी बनने से मेरा नाम आ जाएगा उसमें, कि जिस भी लिस्ट पे मैं अभी, जैसे मैंने अगर अभी एनरोल हाँ, किया। you have to send your entries through the ओके। state association. अब ओके। state association भी कभी कभी कैसे some state associations also put a criteria कि आपको ओके। ये क्राइटेरिया में रखना हम्म। चाहिए. तो कुछ स्टेट एसोसिएशन रखते हैं, कुछ नहीं रखते. तो ओके। आपको इस क्राइटेरिया में बैठना चाहिए. देन यू कैन दे फॉरवर्ड योर एंट्री. एंड इफ दे फॉरवर्ड योर एंट्री टू द नेशनल, मतलब बीए है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो देन यू कैन पार्टिसिपेट. ओके। ऐसा. ओके। सो यूजुअली एक कंसिस्टेंसी बोलते हैं कि कितना कंसिस्टेंटली आप टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहे हो, वो एज अ प्लेयर मोटिवेशन कर रहा है आपको, या फिर कितना वो इम्पोर्टेंट रहता है कंसिस्टेंट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना और इम्प्रूव करना? कंसिस्टेंट टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आई फील इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपकी रैंकिंग्स पहले तो आती है कि आप कितने हम्म। किस लेवल पे, कितनी रैंकिंग आ रही है आपकी. तो आप ओके। अगर टॉप पे आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, फिर स्पॉन्सरशिप्स, फिर सब सब सारे काफी सारे रास्ते खुल जाते हैं आपके लिए. ओके। मॉनेटरी भी सपोर्ट मिल जाता है. अम, फिर आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जाने के लिए भी काफी इजी हो जाता है इफ यू आर इन ओके। टॉप इंडियन रैंकिंग्स. प्लस आप अगर कंटिन्यूअस टूर्नामेंट खेल रहे हो तो आपका माइंडसेट भी उस हिसाब से डेवलप होता है टूर्नामेंट खेलने का. बिकॉज व्हाट यू प्रैक्टिस और जो आप टूर्नामेंट में जाके खेलते हो, वो कई बार बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि आप एग्जैक्टली टूर्नामेंट सिनेरियो प्रैक्टिस में मिमिक या। नहीं कर सकते. ट्रू। जब आप टूर्नामेंट खेल रहे हो तो आपका माइंडसेट कैसा है, आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं, आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं, वो सब या। चीजें आपको टूर्नामेंट जाके ही पता चलता है. और टूर्नामेंट खेल खेल के ही वो प्रेशर हैंडल करना और वो सब उस चीजों की आदत पड़ती है आपको. ओके। तो सो जब हम, इस चीज या। इसके लिए भी टूर्नामेंट्स खेलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप ओके। यंगर एज में जितने टूर्नामेंट्स खेल रहे हो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी कंडीशन, एंड यू गिव प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेस्ट टू योर बॉडी, एंड ऑल्सो कीप एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ट्रेनिंग. ये सब या। साइड में रख के आप जितने टूर्नामेंट्स खेल रहे हो उतना आपके लिए अच्छा होता है टू डेवलप दैट टूर्नामेंट माइंडसेट. ओके। सो यूजुअली जो टाइमलाइन है वो कितना, मतलब एक जनरल में बात करूँ कि कितना टाइम लगता है डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक पहुंचने में, स्टेट से नेशनल? इज इट लाइक कि कम, कितना टाइम लिमिट है, अगर जनरल आप बता सको कि कितना टाइम लगता है असली में? जनरलाइज मतलब ये तो देखिए प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड या। करता है कि आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है. हम्म। क्योंकि आप एकदम ऐसे उसको टाइम लाइन में नहीं बिठा सकते कि आपको इतने आप इतने 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 से इतने टाइम में आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच ही जाओगे. ओके। बहुत या। सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें कि बच्चा कितना डेडिकेटेड है, बच्चा कितना प्रैक्टिस कर रहा है, कितना वो टाइम दे पा रहा है, कितना वो हम्म। सीरियस है अपने स्पोर्ट को लेके, कोचिंग उसके लिए अच्छे से हो पा रही है कि नहीं, उसका इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है कि नहीं. ये सब या। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं टू गो फ्रॉम वन लेवल टू अनदर. कई बार कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस में बहुत अच्छा खेल पाते हैं, बट हम्म। जैसे ही टूर्नामेंट आता है वो खेल ही नहीं पाते, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते. और कुछ ओके। प्लेयर्स ऐसे होते हैं, उल्टा होता है उनका, जो प्रैक्टिस में उतना या। अच्छा नहीं खेल पाते हैं, बट जैसे ही ओके। टूर्नामेंट आता है वो अलग ही परफॉर्म करते हैं, अलग ही लेवल पे खेलते हैं. तो ऐसे प्लेयर टू प्लेयर काफी वेरिएशन होता है. तो हम उसको एक टाइमलाइन पे या। नहीं सेट कर सकते कि हम आप इतने साल में आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच ही जाओगे. कुछ प्लेयर्स के लिए कम टाइम भी लग सकता है, वो बहुत जल्दी वो डायरेक्टली इतना इम्प्रूव कर गए कि वो डायरेक्टली स्टेट चैंपियन ही बन गए. ओके। कुछ प्लेयर्स का ऐसे होता है कि इवेंचुअली इवेंचुअली वो धीरे 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 करके बढ़ते हैं. क्योंकि एक मतलब एक ऐसे किसी का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ग्रोथ किसी भी प्लेयर का नहीं होगा. ग्रोथ ओके। इज ऑलवेज इन कर्व्स, अप्स और एंड वो डाउन्स। चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स में चलते रहता है. या।
ओके। सो जब हम नेशनल बैडमिंटन टीम की बात करते हैं कि इंडिया की नेशनल बैडमिंटन टीम है, तो उसमें कौन कौन प्लेयर्स इंक्लूडेड रहते हैं? वो नेशनल विनिंग जो नेशनल्स जीतते हैं प्रॉपर वो वाले बच्चे होते हैं, या टॉप के जो रैंक बच्चे होते हैं वो जाते हैं? वो कैसे, व्हाट इज दैट टर्म की इंडियन नेशनल टीम बैडमिंटन टीम, इसमें कौन कौन इंक्लूडेड? टीम जो जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, ऑफिशियल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जो हम्म। टीम जाती है, ओके। वो नेशनल कमिटी सिलेक्ट करती है। ओके। और दे सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो सिलेक्शन टूर्नामेंट्स कराते हैं कि ओके। दिस इज सिलेक्शन टूर्नामेंट फॉर से उबर, थॉमस एंड उबर हम्म। कप, दिस हम्म। इज सिलेक्शन टूर्नामेंट फॉर सुदर्मन कप। तो वो या। सिलेक्शन टूर्नामेंट्स कराते हैं, और उसमें जो बच्चे परफॉर्म करते हैं उनको वो सिलेक्ट करते हैं टू रिप्रेजेंट इंडिया फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, मतलब जो तो जो वो हर ऑफिशियल। हर टूर्नामेंट के लिए जो भी सिलेक्ट करेंगे बच्चे वही उस टीम का पार्ट हो जाएंगे? नहीं, तो जैसे आपने करेक्ट। बताया था कि इंटरनेशनल में अगर आपकी BWF टॉप 40 में हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो किसी भी टूर्नामेंट के लिए। वो और जो इंडिया की तरफ से जा रहे से ऑल इंग्लैंड ओपन में जा रहे हैं जो बच्चे खेलने, या फिर ओलंपिक्स में जा रहे हैं, या फिर उसमें बड़े टूर्नामेंट्स में जा रहे हैं, ये लोग भी सेल्फ वो होते हैं कि उसमें डिफरेंस जानना चाहता हूँ जो आपने बताया ना कि खुद भी एनरोल करके जा सकते हैं। जो जैसे मैंने आपको नेशनल्स का बताया था कि नेशनल हाँ। रैंकिंग टूर्नामेंट होता है और एक ऑफिशियल हम्म। नेशनल चैंपियनशिप यस। होता है। तो या। नेशनल चैंपियनशिप में ओनली टॉप रैंक प्लेयर्स, जो जितने भी रैंकिंग वाले प्लेयर्स हैं, रैंक्ड प्लेयर्स हैं, हम्म। वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके। तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी वैसे ही होता है। जो ओके। थॉमस एंड उबर कप, सुदीरमन कप होता है, इसमें टीम इवेंट होता है कि इंडिया एज अ टीम पार्टिसिपेट करती है। तो या। उसमें इंडियन इंडिया के जो एसोसिएशन से हैं वो टीम को सिलेक्ट करते हैं कि इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा, एंड देन दे सेंड दोज प्लेयर्स फॉर दोज टूर्नामेंट्स। अब ओके। जैसे ऑल इंग्लैंड हो गया, ऑल हाँ। इंग्लैंड का ऐसे होता है कि रैंकिंग वाइज होता है, ओनली टॉप 32, या फिर जिन्होंने भी एंट्री भेजी है उसमें से जो टॉप 32 प्लेयर्स होते हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओके। ऑल इंग्लैंड। सो इफ यू आर इन दैट टॉप 32 इन इंटरनेशनल रैंकिंग्स, ओके। देन यू कैन पार्टिसिपेट इन ऑल इंग्लैंड। तो ओके। ऐसे लेवल्स होते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट के भी। ओके। तो उस लेवल्स पे जो जो एंट्रीज भेज रहे हैं, जो जो एंट्रीज सबमिट कर रहे हैं, उसमें से जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको एंट्री मिलता है टू प्ले। ओके। ओके। सो मतलब हर टूर्नामेंट का अपना एक एलिजिबिलिटी है कि आप इस रेंज के अंदर आ रहे हो देन यू कैन अप्लाई, इट इज इट लाइक? ओके। ओके। सो So you can apply for that tournament, you can send entry for that tournament, but you will be selected or not. That is according to your ranking and ओके। who all players are already participating in that tournament. ओके। मतलब उसमें से जो भी टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको एंट्री मिलता है टू पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट। तो रैंकिंग वाइज डिसाइड होता है। ओके। तो उसमें इफ भी यू अगर आर कैप, एलिजिबल, अगर उस टूर्नामेंट में भी कैप है कि दो ही प्लेयर्स आने हैं, तो जो टॉप के भी अगर मतलब 32 के अंदर 3 प्लेयर्स हैं इंडिया के, और अगर एंट्री दो की है तो उनके बीच में फिर सिलेक्शन राउंड्स होंगे कि जो जाएगा उसमें? हाँ मतलब सिलेक्शन राउंड्स भी करा सकते हैं या फिर जो टॉप 2 है ओके। या। उनको। ओके। सो अभी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है गेम का, कि आपकी कॉस्ट इनिशियल ईयर्स में जो आपका कॉस्ट होता है वो कहाँ पे, वेयर डू यू, ईयरली जो कॉस्ट है परस्यू करने का बैडमिंटन में वो कितना आता है, या क्या क्या कहाँ कहाँ खर्चा होता है उस टाइम? इनिशियली तो व्हाट आई फील इज 25,000 per month is the cost. This is excluding the travel, uh, travel accommodation tournament का जो भी होता है, but basically for trainings and everyday मतलब ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन और एक्स्ट्रा पीटी सेशंस, उसका मिला के वी कैन से 20 to 25,000 per month. ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट you'll need फॉर इक्विपमेंट्स वगैरह भी, शटल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, तो उसके लिए अलग से होता है, बट आई वुड से अराउंड 15 15 to 20,000 पर
3 मंथ्स मतलब या इनिशियल ईयर्स में 6 मंथ्स आपको वो को कॉस्ट कवर करना ही पड़ेगा, नो मतलब वो आपको अपनी तरफ से ही कॉस्ट देना पड़ेगा उस करना ही चीज़ का, पड़ेगा। चाहे वो ट्रेवल हो, इक्विपमेंट्स हो, अकोमोडेशन हो। ओके। जब तक आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती या या फिर जब तक गवर्नमेंट फंडेड कुछ नहीं मिलता, तब तक यू हैव टू कवर ऑल दिस। एक बार आप परफॉर्म कर रहे हैं, अभी तो काफी ग्रास रूट लेवल से स्कीम स्टार्ट हो गई है जिसमें ओके। गवर्नमेंट काफी बढ़ावा दे रही है स्पोर्ट्स को। हम्म। ग्रासरूट लेवल से उन्होंने काफी स्कीम्स निकाले हैं जिसमें फाइनेंशियल एड मिल रहा है। जैसे खेलो इंडिया हो गया, खेलो इंडिया या इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू ऐसे इम्प्रूव आई की स्पोर्ट। स्कीम्स हैं कई सारी, वो उसमें भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो स्कीम्स हैं वो भी कर सकते हैं। सो मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट द स्पॉन्सरशिप? इट्स परफॉर्मेंस, आप परफॉर्म करो एंड इज इट? अभी तो अभी तो व्हाट आई फील है, सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा रोल प्ले करता है फॉर विजिबिलिटी एंड हम्म। ऑल, कि आपका अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस भी अच्छा है, यू या हैव गुड गुड परफॉर्मेंस एंड गुड सोशल मीडिया प्रेजेंस, देन स्पॉन्सरशिप्स वगैरह, ब्रांड्स के साथ या कोलैबोरेशंस एंड स्पॉन्सरशिप्स मिलना काफी इजी हो जाता है। या कोलैबोरेशन मिलने से आपकी गियर, मतलब जो आपको रैकेट चाहिए या फिर शटल्स वगैरह, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। अपैरल्स हो गए, वो सब आपके कवर हो जाते हैं। एंड ब्रांड्स लाइक योनेक्स, लिनिंग, ट्रांसफॉर्म, ये सब ब्रांड्स अभी आपको मॉनेटरी सपोर्ट भी देते हैं ओके। along with the apparels and kit वेट सब आपको देते हैं। तो इवन स्पॉन्सरशिप फ्रॉम ब्रांड्स भी इज अ गुड ऑप्शन। बट ये सब वंस यू परफॉर्म एट अ सर्टेन लेवल, तो उसके मतलब बाद ये वो किस लेवल से, मीन स्टेट लेवल से कि नेशनल लेवल से, डिस्ट्रिक्ट से भी इवन मिलना शुरू हो जाता है? मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नेशनल्स का जो परफॉर्मेंस है उसके बाद यू गेट ओके। गुड स्पॉन्सरशिप्स एंड ये सब आपको दैट फिर इज इजीली मिल जाता है। दैट इज एनफ कि आपका वो कॉस्ट कवर हो जाए सारी चीज़ों का, ट्रेवलिंग का भी, अ, उसका भी नहीं? वो अब डिपेंड करता है। जैसे खेलो इंडिया है, वो हम्म। आपको कुछ टूर्नामेंट्स का स्पॉन्सर करता है कि आपके ओके। ट्रैवल एंड स्टे का आपको वो रिम्बर्स कर देता है। हम्म। सो वो डिपेंड करता है, बट ओके। डेफिनेटली वो हेल्प करता है कि जो पहले आपको पूरा अपने से ही पूरा हम्म। मैनेज करना पड़ता था, अभी गवर्नमेंट से कुछ आता है कुछ। अगर आपकी ऑनलाइन, जैसे मैं बोल रही थी, सोशल मीडिया या प्रेजेंस अच्छा है, तो फिर इवन कंपनीज ट्राई टू कोलैबोरेट एंड स्पॉन्सर यू। तो ओके। ये सब भी अभी हेल्प करता है। और प्राइवेट कंपनीज भी, प्राइवेट ब्रांड्स भी, जैसे JSW हो गया, अभी ओलंपिक्स पूरा उन्होंने स्पॉन्सर किया था। इन्फोसिस, मैं देखता हूँ कई टूर्नामेंट्स में इन्फोसिस का पहनते हैं लोग, ये टाटा हो गया, ये सब भी दे, इनका मतलब दे स्काउट प्लेयर्स, ये लोग देखते हैं कि जो खेल रहा है अच्छे उनको करते हैं, या देर इज़ अ वे टू अप्रोच देम कि आप? CSR इनिशिएटिव्स होते हैं ओके। कंपनीज के। या तो थ्रू CSR इनिशिएटिव्स दे ट्राई टू स्पॉन्सर एंड मतलब प्लेयर्स ओके। को। बट ये भी आपने जो भी नाम लिए अभी तक, वो भी हम्म। काफी बड़े कंपनीज है एंड या दे स्पॉन्सर ऑन अ वेरी बिग लेवल। मतलब ओके। फिर वो जैसे इंटरनेशनल परफॉर्मिंग या एथलीट्स होते हैं, उनको ओके। स्पॉन्सर करती है कि उनकी ब्रांड की विजिबिलिटी उस इंटरनेशनल स्टेज पे हो, बिकॉज दीज हम्म। ऑल आर यस। वेरी बिग ब्रांड। तो या वैसे स्मॉलर ब्रांड्स भी होते हैं जो कर सकते हैं ओके। नेशनल स्टेज पे भी, जो करते हैं। बट उनकी जो संख्या, जो नंबर होती है, या वो मुझे काफी कम लगती है। ओके। पर्सनली मुझे काफी कम लगती है या जो अ, इस लेवल पे जो स्पॉन्सर करते हैं, ओके। कंपनीज जो इस लेवल पे स्पॉन्सर करते हैं। ओके। सर मेरा वही क्वेश्चन था कि अगर जो आपने बोला कि स्टार्टिंग में आपको वो कम ही मिलेगी स्कॉलरशिप या फंडिंग्स, जैसे जैसे आप परफॉर्म करते जाओगे उसके हिसाब से फिर दिल आपको चांसेस या अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, राइट? करेक्ट। जैसे परफॉर्मेंस बढ़ता है, वैसे वैसे गवर्नमेंट स्कीम्स भी रहती है या जिसमें आप एलिजिबल हो जाते हो। आप आपको फिर गवर्नमेंट के थ्रू जॉब्स जो होती है उसमें भी या आपकी एलिजिबिलिटी बैठती है। फिर जो कंपनीज होते हैं वो भी देखते हैं, वो कंप्लीटली, मतलब फिर वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है कि आप कितना परफॉर्म या करते हो, उस हिसाब से आपको कंपनसेट करते हैं फिर वो, ओके। या फिर उस हिसाब से स्पॉन्सरशिप मिलता है। ओके। सो
मतलब ये सारी चीज़ें ऑन पेपर तो हैं कि ये सब स्कीम्स हैं, ये इसके रियलिटी में कितना वो इम्प्लीमेंट हो पाती है, या फिर इतने सारे लोग खेलते हैं, मतलब दिस नंबर बहुत ज़्यादा है, उसमें से ये क्या है, बहुत कम लोगों को मिलती है, या फिर बहुत कम ही लोगों को मिल पाता है, या उतना लोगों तक नहीं पहुंच पाती, वो ग्राउंड रियलिटी क्या चीज़ उसका। तो ग्राउंड रियलिटी तो अब कैसा है कि जो खेलो इंडिया जो स्कीम है, हम्म। वो वो जो गवर्नमेंट, दिस इज गवर्नमेंट स्कीम, वो काफी या। अच्छी है। मतलब वो ग्रास रूट लेवल से, हम्म। जैसे मैंने बोला, ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स को पिक करती है एंड दे फंड देम। बट या। अब बात यह है कि अब इंडिया है, इंडिया में पॉलिटिक्स भी है। हम्म। तो फिर द प्लेयर्स दे पिक, उसमें काफी पॉलिटिक्स हो जाती है कि ओके। आप किन प्लेयर्स को पिक कर रहे हो। जो बड़ी एकेडमीज में प्लेयर्स है, या हम्म। फिर अ, दो लोग सेम परफॉर्म कर रहे हैं, बट एक बड़ी एकेडमी में एक के पास उतने कनेक्शंस या फिर वैसा नहीं है, तो या। फिर जो बड़ी एकेडमी का प्लेयर है उनको वो पिक करते ओके। हैं टू फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके भी अपॉर्चुनिटीज, ये सब थोड़ा सा, अब इंडिया या। है, हर जगह या। थोड़ा ना थोड़ा पॉलिटिक्स तो रहता ही है। तो ये यस। सब यहाँ भी है। बट अब ये मैंने पर्सनली वैसे देखा है, अब हो सकता है कि वो थोड़ा सा ओके। चेंज हो गया होगा, कि ये मैंने अपने टाइम पे देखा था। अब इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है वो मुझे नहीं पता कि कैसे चल रहा है। जब मैं खेल रही थी तब ऐसे कोई स्कीम्स नहीं थी, खेलो इंडिया ओके। वगैरह बहुत लेटर स्टेज में आया। या। तो मुझे भी सब ऐसे ऊपर ऊपर से ही पता है कि ऐसा होता है करके। ओके। बट सो अगर आपको नहीं मिले फंडिंग मान लो, तो हाउ डू यू मैनेज, एनी कोई एडवाइस है आपकी कि कैसे उसको प्रोग्रेस करें। यू हैव टू, मतलब अब यू हैव टू मैनेज इट ऑन ओके। योर ओन ओनली। जैसे अब फॉर मी ऑल्सो, आई गॉट स्पॉन्सरशिप्स एंड वो सब इन अ वेरी लेटर स्टेज। तो ओके। तब तक माई पेरेंट्स ओनली सपोर्टेड मी, गाइडेड मी, और उन्होंने ही हम्म। मुझे पूरा, आई वॉज फंडेड थ्रू देम ओनली। ओके। तो मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे सपोर्ट किया, एंड जो अब मैं जो भी जहाँ भी खेल रही हूँ, जहाँ तक भी मैं पहुंची हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम ओनली, देयर सपोर्ट एंड देयर गाइडेंस। ओके। तो मेरे पेरेंट्स भी ऐसे थे कि नहीं, अगर ये कर रही है, इसको करना है, तो फिर या। पैसे थोड़े लग रहे हैं, थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, तो भी ये अपना पैशन फॉलो कर रही है, अपना ड्रीम फॉलो कर रही है, तो इसके पीछे लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, करने देते हैं इनको। क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, दिस इज हम्म। ऑल्सो अ वेरी ह्यूज चैलेंज, विच वाज अ ह्यूज चैलेंज फॉर माई पेरेंट्स ऑल्सो टू सपोर्ट मी फाइनेंशियली। बट या। दे मैनेज, उन्होंने भी मैनेज किया, somehow they managed to support me, and then rest यस। is history या क्योंकि where मुझे I वही am. लगता है कि इतने सारे प्लेयर्स हैं, मतलब वो, मैं एक वो गोपी चंद सर का पॉडकास्ट है अभी ANI के साथ था, तो उसमें ही वाज टेलिंग कि इवन जो छोटे कैटेगरीज में भी 3-3 4-4 हज़ार एंट्रीज आती है, नेशनल लेवल पे 10,000 लोग खेल रहे हैं डेली, नेशनल लेवल्स पे भी। तो इतने सारे लोग खेल रहे हैं, उसमें से हो सकता है स्कीम्स में आपको बहुत लिमिटेड बच्चों को ही वो मिल हम्म। पा रही है फैसिलिटीज़, तो बहुत सारे बच्चे रह ही जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या रास्ता है, या उनके लिए क्या चीज़ है, उससे भी मुझे। अ, तो भाई दे हैव टू या। लाइक मैनेज, ओके। और फिर ज्यादा मेहनत करके, जितना भी उनके पास रिसोर्सेस है उनको एकदम 100% ऑप्टिमल यूज करके या। ट्राई टू परफॉर्म एंड बी या। विजिबल ऑन द नेशनल लेवल। तब जाके फिर आपको और अपॉर्चुनिटीज और चीजें मिल सकती है। ओके। मैं आपका जब लिंक्डइन चेक कर रहा था, आपने एक पोस्ट डाला था कि आप अभी कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण आप वो नहीं कर पा रहे हो पार्टिसिपेट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, जिसके कारण आपकी रैंकिंग इंप्रूव नहीं हो रही। सो बीइंग अ प्लेयर जिसकी रैंक इतनी ऊपर है ना, और तो उधर भी व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट यू फेस्ड। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, आई वॉज नॉट गेटिंग ओके। स्पॉन्सरशिप्स एंड मेरे पास स्पॉन्सरशिप्स नहीं थे। गवर्नमेंट फंडेड भी स्पॉन्सरशिप्स मेरे पास नहीं थे, somehow because of some XYZ reasons, or because I was playing in a smaller academy. ओके। I was playing with a particular coach and I was playing in a smaller academy. तो मुझे वैसे एक्सपोजर नहीं था, वैसे जॉब्स का एक्सपोजर नहीं था, एंड स्पॉन्सरशिप्स का एक्सपोजर नहीं था। तो आई डिड नॉट हैव स्पॉन्सरर्स एट दैट टाइम, इवन दो आई वाज इन टॉप 60 ऑफ द वर्ल्ड। यस। तो उस टाइम पे भी मेरे पेरेंट्स ही वर माय मेन स्पॉन्सर्स।
ओके। सो आफ्टर वन पॉइंट पेरेंट्स का भी ऐसे एक स्टेगनेंट पॉइंट आ जाता है, एक पॉइंट या। आ जाता है जहाँ पे जिसके आगे वो नहीं कर पाते। हम्म। तो फिर वो पॉइंट पे मैं रीच कर गई थी, एंड आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, एनी अदर सपोर्ट। तो दैट वाज व्हाई आई सो ghosted it सो on यू फील कि LinkedIn। एकेडमी का रोल काफ़ी रहता है? अगर आप एक अच्छी एकेडमी में हो तो जो एक्सपोजर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ की चांसेस हैं, नेटवर्किंग है, वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है उधर। ज्यादा होता है, बट ओके। बड़ी अकेडमीज में प्लेयर्स हाँ। काफी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो वो वन ऑन वन अटेंशन जो मिलता है वो नहीं हो पाता है ओके। बड़ी अकेडमीज में। तो ओ। काफी प्लेयर्स को वो सूट नहीं करता है कि ग्रुप में सेशंस करना, ग्रुप में प्रैक्टिस हम्म। करना। तो बड़ी एकेडमीज का वो दिक्कत होता तो है आपको कि बैलेंस बहुत निकालना है सारे। उस चीज़ों का कि यू गेट हाँ। एक्सपोजर ऑल्सो, और पेरेंट्स के लिए भी आप जितना रिसर्च कर सकते हैं अपने एंड से, कितना कहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी कैन हेल्प, राइट? पेरेंट्स का कैसे होता है कि दे आर नॉट, इफ स्पेशली इफ दे आर नॉट फ्रॉम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, तो फिर हम्म। उनको पता नहीं रहता है कि या। कैसे होता है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, या फिर स्पोर्ट्स में इन जनरल कैसे चीजें होती है। तो फिर वो भी अपने बच्चों के साथ ही सीखते हैं, गलती करके ट्रायल एंड एरर से ही सीखते हैं। तो या। फिर जिनको पता है उनको तो चलो, जो ऑलरेडी खेल चुके हैं उनको बेसिक आइडिया रहते हैं कि कोई भी स्पोर्ट खेले तो स्पोर्ट्स का आइडिया रहता है उनको कि ऐसा ऐसा होता है या। स्पोर्ट्स में। बट जो स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से नहीं होता है सो उनके अभी लिए थोड़ा आपने डिफिकल्ट हो जाता है आपने कि अपनी जर्नी में व्हाट वुड बी योर एडवाइस इसी पॉइंट पे? आपने जैसे अब जिस जो ये देख रहा है जिनके पेरेंट्स इस फील्ड में नहीं है, आपका उस पे क्या इनपुट रहेगा कि क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं? मेरा ऐसा रहेगा कि आप वही एक बैलेंस स्ट्राइक करो कि अगर आप बड़े एकेडमीज में जा रहे हो तो भी क्या हम्म। आपके बच्चे को वैसा अटेंशन और वैसा ग्रोथ और वैसा माइंडसेट मिल रहा है ओके। जिससे वो ग्रो कर सकता है, जिससे वो आगे बढ़ सकता है। अगर वो आपको हेल्प कर रहा है तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, कि वो उसमें है, वो उस एनवायरनमेंट में है और वो ग्रो भी कर रहा है। बट ओके। अगर उसका ग्रोथ हैम्पर हो रहा है उस वहां पे, तो देन इट्स बेटर टू शिफ्ट टू अनदर अकेडमी जहाँ से वो ग्रोथ करे, उसको परफॉर्मेंस मिले, उसकी परफॉर्मेंस हाई रहे, एंड थ्रू दैट ही और शी गेट्स द sponsorships और द एक्सपोजर दैट दे नीड। ओके। सो कमिंग टू जो मेंटल और इमोशनल साइड है, आपने फिजिकली तो आप परफॉर्म कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, लेकिन एक मेंटल स्टेज या मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ प्लेयर। तो प्रेशर कैसे, जैसे कंपटीशन में घुस रहे हैं आप, तो वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं कि अब नर्वसनेस हो रही है या फिर मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं उस केस में? प्रेशर का तो कैसे इज, एवरी प्लेयर हैज देयर ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रेशर। तो ओके। आपको, जैसे मैंने बोला, आपको टूर्नामेंट खेलते रहना पड़ेगा, खेलते रहना पड़ेगा, खेलते रहना पड़ेगा, ताकि वो जो प्रेशर वाला एनवायरनमेंट है आप उससे यूज टू हो जाओ कि हम्म। ये अब रोज का ही है, ये हमेशा का ही है। या। तो फिर आप उस एनवायरनमेंट से यूज टू हो जाओ तो आप फिर कंफर्टेबल हो जाते हो धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में। तो आपको स्टेप्स लेने चाहिए टू बी कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स, और उस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने का आप यूज टू जितना जल्दी होगे उतना जल्दी आपके लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए वो हेल्पफुल रहता है। अदरवाइज अभी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एंड हम्म। मेडिटेशन, योगा, ये सब भी काफी हेल्प करता है, ब्रीदिंग टेक्निक्स, these all things help to manage that pressure and that anxiety या। which you naturally feel during यस। tournament या फिर टूर्नामेंट के पहले। एक बार क्या हो जाता है कि once you start playing तो फिर वो या। आप उस जोन में चले जाते हो, आप खेलने की इसमें चले जाते हो, तो आप नॉर्मली फिर खेलने लग जाते हो। बट शुरू में आपको काफी प्रेशर फील होता है, काफी एंजाइटी फील होती है कि क्या होगा टूर्नामेंट का, क्या होगा रिजल्ट मैच का। तो उस टाइम पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है। देन यू कैन कंसल्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। आजकल काफी प्लेयर्स स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को के पास रेगुलरली जा रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव इज व्हाट आई फील, क्योंकि उससे भी मेंटल रेजिलियंस बढ़ता है। दे ओके। हेल्प यू, दे गिव यू टेक्निक्स टू केटर दीज थिंग्स। तो फिर इवन दैट कैन हेल्प। इवन एकेडमीज में भी आजकल शायद से ये सारी फैसिलिटीज देने की कोशिश करते थे, या? फिजियोज हो गए एंड मेंटल प्रोफेशनल्स, साइकोलॉजिस्ट हो गए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो गए, सारे हम्म। एकेडमीज में, बड़े एकेडमीज में दे गिव स्पोर्ट्स
साइकोलॉजिस्ट, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है बच्चों को मेंटली इमोशनली, तो फिर वो कंसल्ट करे, और व्हेन दे आर ऑन कोर्ट दे परफॉर्म ऑप्टिमली, हंड्रेड ओके। परसेंट दे सके, और इन सब चीज़ों के कारण उनके परफॉर्मेंस में डिप ना हो, जो कि मतलब होगा ही इफ यू या डोंट केटर स्ट्रेस एंड प्रेशर प्रॉपरली, तो फिर वो इवेंचुअली परफॉर्मेंस पे उसका यस, आता ही अफेक्ट है, होगा। उसका असर या पड़ता ही है। सो अगर अगर इनिशियल ईयर्स में मान लीजिए किसी के पास ये सारी फैसिलिटीज़ है, तो बहुत वो हो गया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, ये सब चीज़ें, मेंटल ट्रेनिंग है, नहीं होगा मतलब अगर बहुत नीचे लेवल पे आप ज्वाइन कर रहे हो कुछ चीज़, या इनिशियल ईयर्स में आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, तो हाउ पेरेंट्स कैन बी दैट सपोर्ट, मतलब उन बच्चों के लिए, कि पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस रहेगा आपके पास कि वो कैसे उस बन सकते हैं, उसको दे सकते पेरेंट्स एंड ऑल्सो कोचेस इज व्हाट हैं। आई या फील कि ओके। इनिशियल एज में पेरेंट्स और कोचेस को ही बच्चे लोग का सब कुछ बनना पड़ता है, फिजियो बनना या पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है, कोच बनना पड़ता है, उनका दोस्त बनना पड़ता है, फ्रेंड बनना पड़ता है, मतलब सब, यू हैव द यस। कोच हैज टू एंड द पेरेंट्स हैव टू फुलफिल ऑल दीज रोल्स फॉर द किड्स, बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ दे गो टू देयर पेरेंट्स और द कोच फॉर गाइडेंस, तो ये सब रोल्स कोच को ही फुलफिल करने पड़ते हैं, एंड इवेंचुअली व्हेन दे परफॉर्म उसके बाद वो कर सकते हैं। और कोचेस का कैसे होता है कि दे देमसेल्फ हैव बीन प्लेयर्स, या तो वो उस लेवल से, उस स्टेज से, उस सारे सिनेरियो से गए हुए रहते हैं, तो दे आर एक्सपीरियंस दैट वे, मतलब या उनके पास वो एक्सपीरियंस रहता है, तो वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड कर सकते हैं एट द इनिशियल स्टेज एटलीस्ट, कि कैसे होता है, क्या करना चाहिए, कैसे उससे पुश थ्रू करना चाहिए, उस टाइम पे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो कोचेस भी गाइड कर सकते हैं, या फिर ओके। पेरेंट्स हो जो ऑलरेडी कोई स्पोर्ट खेल चुके हैं, इवन या डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, जिनको पता है कि स्पोर्ट्स, जब आप एक्चुअल में मैच में उतरते हो तो हम्म। आपके मन में क्या चलता है, आपके बॉडी में क्या फीलिंग्स, मतलब कैसे फील होता है आपको, आपके या दिमाग में क्या चलता है, वो सब अगर पेरेंट्स को भी पता हो तो वो भी ऑप्टिमली गाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को। या अदरवाइज ऐसे अभी छोटे छोटे कोर्सेज आ रहे हैं काफी सारे, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे बेस्ड है, जो या पेरेंट्स कर सकते हैं, ताकि यस। वो एटलीस्ट एक बेस उनको पता चल जाता है कि क्या क्या होता है, तो वो अपने बच्चों के लिए वो एक छोटा सा कोर्स कर सकते हैं, एक या दिन का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, या फिर 1 वीक का, जो भी जितना भी यस। ड्यूरेशन होता है, दैट इज ऑल्सो गुड, या मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की। रिसोर्स, या हाँ, ओके। जो वो यूज कर सकते हैं। सो कभी आपको ऐसा लगा कि अपने करियर के टाइम पे कि अब छोड़ देते हैं, या फिर एक लेवल के बाद कि बहुत हो गया, उस टाइम पे व्हाट वाज योर माइंडसेट, या फिर और व्हाट केप्ट यू गोइंग कि नहीं अब करना है, आगे करना है, वो वाले फेज में कैसा माइंडसेट रहता है? उस टाइम पे कैसे होता है, जैसे मैंने बोला था पहले भी, कि जब आप इंजर्ड रहते हैं, या फिर हम्म। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होती है जो आप हार जाते हो, या ऐसे प्लेयर की लाइफ में ये तो आना ही है, हम्म। ये इंजुरी एंड डिफीट्स जो मैं बोलती हूँ, वो आप कभी, मतलब आप, देयर इज नो वे अराउंड दैट, यू हैव टू गो थ्रू दैट, या राइट। तो इंजर्ड प्लेयर्स होते ही है, और अब सारे टूर्नामेंट्स तो आप जीत नहीं सकते, तो ये सब यस। स्टेजेस आती है, तो उस ओके। स्टेज पे ऐसे लगता है कि यार, इफ व्हाट आई एम डूइंग, शुड आई कंटिन्यू, या कुछ और देख ले, बिकॉज दिस इज योर करियर, यू हैव पुट हम्म। योर 100% इन इट, या तो एट द एंड ऑफ द डे इफ यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, बट उस स्टेज पे जो आप, जिस पॉइंट पे आप लो पे रहते हो, उस टाइम पे ही यू हैव टू पुश योर सेल्फ, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, कि नहीं, कीप पुशिंग, कीप पुशिंग, ओके। एक और या दिन, एक और chance, एक और बार, मतलब एक और दिन आओ, एक और दिन मेहनत करो, वन मोर सेट, वन मोर रिपीटेशन, जो या बोलते हैं, तो यू हैव टू कीप पुशिंग, कीप पुशिंग, कीप पुशिंग, मे बी आप जो स्टैग्नेंट पे हो, आप जस्ट एंड पे हो, इस पे से यू यू आर गोइंग टू गो अप, या यू कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, कीप इम्प्रूविंग, कभी ना कभी तो वो ऐसे क्लिक होगा, एंड यू विल जस्ट सोर हाई। ओके। अभी आज के टाइम पे सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा है, अब क्या उससे डिस्ट्रैक्शन होता है? व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर पीपल जो खेल रहे हैं एज अ प्लेयर भी, कि सोशल मीडिया पे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप एक ही मिनट में आप 1000 चीज़ें कंज्यूम कर लेते हो,
तो उससे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। व्हाट इज़ योर एडवाइस सिर्फ फॉर दैट? प्लेयर सिर्फ प्लेयर्स के लिए नहीं, इवन ओके। जनरल पब्लिक के लिए या। इट्स नॉट, मतलब जो जो चीप डोपामिन बोलते हैं जिसको, जो या। स्क्रोल हम्म। करते रहते हैं, दैट इज नॉट गुड। बट वो है कि अब ऑनलाइन रिसोर्सेज भी आपके पास काफी यस। है कि ओके। कैसे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर इफ हम्म। यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, लिमिटेड टाइम इन दैट, तो वो इवेंचुअली आपको हेल्प कर सकता है। बट जो या। स्क्रोलिंग है, सोशल मीडिया है, उससे तो प्लेयर्स को जितना दूर रह सकते हैं उतना ही बेटर है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है टू रिकवर। और या। वो लिमिटेड टाइम भी अगर आप स्क्रॉल करने में या सोशल मीडिया पे आप यूज कर रहे हो, उसको वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आगे जैसे मैंने बोला कि आगे अगले दिन जो आपको ट्रेनिंग करना है या। उस पे आप 100% नहीं दे पाओगे। आप जा तो रहे हो बट 100% नहीं दे पाओगे। तो अगर आप या। 100% नहीं दे पा रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग दैट डे। या एक वो, और एक ये वाला डिस्ट्रैक्शन भी कि आप अपने लाइफ का तो ठीक है, बाकी की लाइफ का भी देख रहे हो कि अरे ये कर रहा करेक्ट। है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, करेक्ट। हम कहाँ पे हैं। तो वो हाँ, वाली चीज़ भी आ सकती है। प्लस अगर या। आप उसको मैनेज कर सकते हो तो या। बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप ओके। नहीं कर सकते तो इट्स बेटर यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, और वो या। आप कंटिन्यूस वो कंज्यूम नहीं कर रहे हो कि यार ये प्लेयर तो ये कर रहा है, ये प्लेयर ये ट्रेनिंग कर रहा है, मैं तो वो कर ही नहीं रही हूँ, ये हम्म। प्लेयर ऐसा कर रहा या। है, यार मेरे यहाँ पे तो वैसे हो ही नहीं रहा है। तो उससे भी भले ही या। आप बहुत अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हो, भले ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आपने हम्म। अगले वाले का देख लिया कि यार ये तो ऐसे कर रहा है, तो उससे भी आपका या। कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। तो यस। ये सब चीजें भी अभी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखो। ओके। ओके। सो अभी एक करियर की तरह हम अगर बात करें, स्पोर्ट में बहुत अनसर्टेनिटी है कि आपको नहीं पता कि क्या होगा आगे। एंड इन्वेस्टिंग कि आपने अपने 20 साल उसमें, 20 21 साल 22 साल लगा दिए स्पोर्ट में। तो व्हाट आर द करियर ऑप्शंस जो देख सकते हैं आप वंस यू स्टॉप प्लेइंग, या इवन ड्यूरिंग प्लेइंग, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू करियर वाइज? करियर वाइज तो यू कैन मतलब गो फॉर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। एक ओके। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक ऑप्शन रहता है, यू कैन डू दैट। स्पोर्ट्स के काफी सारे मतलब ऐसे छोटे छोटे स्पोर्ट्स फिजियोज होते हैं, स्पोर्ट्स ओके। न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो आपको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो यू हम्म। कैन गो गो इन दीज डायरेक्शंस ऑल्सो। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज वर्क एज एन बैडमिंटन कोच, मतलब ओके। because the skill and या। experience you have gathered in so many years is invaluable। और वो फिर और किसी के पास नहीं है। इट्स आपके एक्सपीरियंस आर जस्ट योर थिंग, मतलब वो और किसी के पास नहीं है। तो फिर या। यू कैन वर्क एज अ बैडमिंटन कोच, और यू कैन वर्क एज एन एनालिस्ट ऑल्सो। तो ऐसे काफी या। सारे रहते हैं। अदरवाइज यू गेट जॉब्स थ्रू स्पोर्ट्स कोटा ऑल्सो, हम्म। मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वो मिलते हैं। या ओके। फिर जैसे स्टेट पीसीएस होते हैं, उसमें यू गेट कोटा फॉर स्पोर्ट्स कोटा ऑल्सो। तो ओके। फिर ये सब वेज या फिर ये सब रास्ते यूज कर सकते हो। ओके। सो ये जो जॉब्स होती हैं उसमें भी इज इट लाइक कि बेसिक लेवल, या जैसे मैं बताया वो पॉडकास्ट में गोपीचंद सर ने बोला था कि जो जॉब्स हैं इवन पब्लिक सेक्टर में, वो इवन बहुत टॉप प्लेयर्स हैं उनके पास भी, जैसे उन्होंने बताया था कि जैसे तनीषा क्रास्टो है या जो ट्रीसा जॉली है, इनके पास भी इवन ओलंपिक्स खेलने के बाद भी इनके पास जॉब नहीं है। तो फर्स्ट वन की एक लिमिटेड वो है कि इवन बहुत सारे पीएसयूज ने अब हायर करना बंद कर दिया है, या गवर्नमेंट कंपनीज में जॉब्स बहुत कम है इन कंपैरिजन टू कि बच्चे कितना खेल रहे हैं उसके हिसाब से। हम्म। एंड सेकंड की जॉब जो है बहुत क्लरिकल टाइप की होती है, बहुत एक स्टेज के बाद आपका प्रमोशन नहीं होता है उस जॉब में। तो आर दिस लाइक थिंग्स कि वन शुड टेक केयर कि ऐसी सी चीज़ें होती है? स्टार्टिंग में जब आप जा रहे हो, जब आप खेल रहे हो, तब तो जॉब इज लाइक अ सपोर्ट सिस्टम की, थोड़ा सा या। आपको सपोर्ट मिल जाता है और एक बैकग्राउंड पे की हम्म। एक बैकग्राउंड स्टेबिलिटी मिल जाती है। या। तो उसके लिए वो ठीक है। इवेंचुअली अगर आपको चाहिए तो फिर यू कैन कंटिन्यू इन दैट जॉब। अगर आपको मिल गया है तो यू कैन ओके। कंटिन्यू इन द जॉब। या। अदरवाइज फिर यू कैन गो फॉर वर्क एज अ कोच ऑल्सो, मतलब कि इन अकेडमीज यू कैन वर्क एज अ हम्म। कोच, और यू कैन स्टार्ट योर ओन अकेडमी। बट या। वही है कि स्पोर्ट्स इज अ वेरी
मतलब आप रिस्की। बोल नहीं सकते आपको स्पोर्ट्स में क्या होगा। या आप फोर्सी नहीं कर सकते कि क्या होगा। जैसे गोपीचंद सर ने बोला है कि ओनली 1% या 2%, या ओनली 1% ऑफ द प्लेयर्स रीच द वेरी टॉप, जहाँ पे उनको या फिर और किसी चीज की के बारे में यस। सोचने की जरूरत ही नहीं है। बट या बाकी जो लोग रहते हैं उनको उनको स्ट्रगल्स रहते हैं, उनको करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। And eventually you have to, at one point you have to decide कि to continue this career or to go study something else related to sports or non-sport, to go या and study something else and make your career in that। तो वो या आपको एक पॉइंट के बाद डिसाइड करना ही पड़ता है। सो गुड थिंग, मतलब एक एडवाइस ये हो सकती है कि यू कैन कंटिन्यू डेवलपिंग सम स्किल्स ड्यूरिंग द टाइम आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो, खेल भी रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सीखते रहिए जो बाद में वंस यू स्टॉप राइट। प्लेइंग तो करेक्ट। वो काम आए। जैसे इवन बहुत सारे कोर्सेज अब फ्री में अवेलेबल है, नेट पे पढ़ सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो पूरी तरह से। एंड आपकी एज अगर आप यू कैन एक, गो या यू कैन गो फॉर BWF लेवल 1 सर्टिफिकेशन कोचिंग के लिए। या या फिर यू कैन, अभी बैडमिंटन BAI भी काफी सर्टिफिकेट्स निकाल रहे हैं फॉर कोचिंग। ओके। तो काफी सारी चीजें होती है जो यू कैन मतलब गो आपको फॉर। अपना अवेयरनेस रख के और अपने रिसर्च करके बढ़ना है आगे, and हर स्टेज पे चेक करते रहो कि कहाँ पे हमारा प्रोग्रेस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। और सेल्फ सेल्फ को, मतलब आप खुद को देखते रहो कि आप किस लेवल पे खेल रहे हो। है। आपका डेवलपमेंट या फिर सेल्फ असेसमेंट करते रहो कि ओके। क्या चल रहा है, आपका लेवल कैसे चल रहा है, आप किस लेवल पे खेल रहे हो, कहाँ तक बढ़ने के चांसेस है। वो सब आप देख के एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। ओके। एनी एडवाइस फॉर प्लेयर्स जो खेल रहे हैं अभी, और पेरेंट्स के लिए और प्लेयर्स के लिए? सो पेरेंट्स के लिए एडवाइस है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा, मतलब स्पेस दीजिए टू ग्रो। ओके। कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं जो उनके पूरे टाइम उनके पीछे 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 लगे रहते हैं, तो उनको हम्म। ग्रो होने का स्पेस नहीं मिलता। तो आप ओके। अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, बट उनको भी खुद से ग्रो होने का स्पेस दीजिए। अब जैसे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, उनके पेरेंट्स बैठे रहते हैं, तो वो कंटिन्यूअस अपने पेरेंट्स को ही देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए कि वो ग्रो करे, वो खुद से जाए, खुद से या। वर्कआउट करे, खुद से ट्रेनिंग करे। तो वो थोड़ा सा स्पेस दीजिए उनको, उनको सपोर्ट कीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए, बट उनको स्पेस भी दीजिए। अपना भी खुद का रिसर्च करते रहिए कि क्या क्या हो रहा है हम्म। बैडमिंटन फ्रेटर्निटी में, क्या क्या चल रहा है। आपके बच्चों के लिए आप कोर्सेज जो भी कर सकते हैं वो आप कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, जिससे आप या। को पता चले कि बच्चों का माइंडसेट कैसे रहता है। जब बच्चे खेलते हैं तब उनका माइंडसेट कैसे रहता है, तो वो अपने बच्चों को और अच्छे से गाइड कर सके। ओके। और प्लेयर्स के लिए तो यही है कि कीप वर्किंग हार्ड, मतलब हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। तो कीप वर्किंग हार्ड, और जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको उस चीज का फल मिलेगा। बट वर्क स्मार्ट ऑल्सो, तब जो आप ओके। हार्ड वर्क कर रहे हो वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए। तो सेट योर गोल्स और उस डायरेक्शन में हार्ड वर्क या वन मोर वर्क थिंग कि हार्ड। आप एज अ पेरेंट भी उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हो कि पर्टिकुलर एज पे, जैसे उन्होंने बताया था कि जब 12 ईयर्स के हो आप स्पोर्ट में डालो अर्ली एज में, और फिर 12 साल तक उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट ट्रैक करो कि वो कैसा कर रहा है। वंस कि उसको लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, आगे वो जा सकता है, तो पुट ऑल रिसोर्सेज इन, कि गवर्नमेंट शुड पुट ऑल रिसोर्सेज इन दैट थिंग। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आगे नहीं करने चाहिए या फिर आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे, देन ट्राई डिफरेंट थिंग। वो कोई फेलियर नहीं है, इट्स जस्ट कि आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हो। हाँ। आपने पीवीएल में भी खेला है क्या? आई वॉज जस्ट रिसर्चिंग, तो आई थॉट आपका एक वो पुणे 7 एसेस में भी आई थिंक यू वर सिलेक्टेड। यस। यस, पुणे सर्विसेज में 2020 में। Yes, यस। I was part of the team and we reached semi-finals ओके। in that tournament.
सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस कि मतलब कैसा? It was a very nice experience. मतलब all the top players of या। the world participate. It's a team event. So तो vibe ही अलग होती है ओके। team event की. Because in badminton कैसे एक individual sport है. So you are playing individually. But PBL जैसे scenarios में you play for the team. तो वो टीम इवेंट का वाइब अलग रहती है एंड मजा अलग रहता है. सो आई या। thoroughly enjoyed the experience. तो ऐसे और भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं अभी, आई थिंक वो अभी कंटिन्यू हो रहा है वो कि नहीं हो रहा है सीजन जो? अभी 2020 के बाद तो आफ्टर कोविड वो या। वापस स्टार्ट नहीं हुआ है एंड आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू ओके। स्टार्ट एंड ऑल. अभी और उसकी ऐसे मुझे आइडिया टूर्नामेंट्स नहीं हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइक दिस? ये तो बहुत इंटरनेशनल लेवल का है. हो गया, ऐसे या लोअर लेवल? हाँ नेशनल्स में तो आई डोंट नो इफ देर आर एनी टूर्नामेंट्स ओके। ऐसे. बट स्टेट लेवल पे आई थिंक बीच में कर्नाटका स्टेट ऐसा कोई टूर्नामेंट कराते थे. बट आई डोंट हैव मतलब ओके। मुझे आइडिया नहीं है उसका अभी ओके। फिलहाल के सिनेरियो में. ओके। सो आपने एक बात बोली थी कि एसोसिएशंस और जो बोर्ड होता है उनका भी काफ़ी रोल रहता है कि अगर मान लो वो, क्योंकि आई वाज टॉकिंग टू अ पर्सन जो जिनके बेटे क्रिकेट खेले हैं राइट, तो वो बोल रहे थे कि बोर्ड ही उनके नाम नहीं देते आगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं रियलिटी में कि पॉलिटिक्स या फिर चैलेंजेस जो आप बोर्ड में फेस कर सकते हो? For me, I never faced this ओके। challenge कि the association is only not forwarding my entries. ऐसे ओके। तो कभी मैंने फेस नहीं किया है. एंड आई डोंट नो अबाउट एनी मतलब कोई मतलब पर्सन फेयर या फिर प्ले नहीं हो रहा है, प्लेयर ओके का अच्छा। तो ऐसे हाँ ऐसे हुआ होगा. सो ओके। पर्सनली मुझे तो नहीं पता है ओके। इन चीजों इसके बारे में. और एज का वो रहता है क्या? मैं आई वाज सीइंग बहुत सारी रील्स आती है, उसमें आता है कि अंडर 13 के टूर्नामेंट में वो जो बहुत बड़ा बच्चा भी खेल रहा है और एक असली एज वाला भी खेल रहा है, तो उसके बीच में ऐसा होता है क्या स्पोर्ट्स? हाँ एज एज फ्रॉड तो काफी पहले से चल रहा है इंडिया या। में. काफी पहले से चल रहा है कि एज फ्रॉड किया हुआ है ओके। प्लेयर्स ने. बट वो तो अब आउट ऑफ एसोसिएशन और कंट्रोल। गवर्नमेंट को ही ट्रैक या। करना है. वो या। उनको ही कंट्रोल करना है कि कौन कौन बराबर एज वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं. बट ये तो ओके। बहुत ही कॉमन ऑकरेंस है कि प्लेयर्स अपनी एज कम करा के या। टूर्नामेंट्स में पार्ट लेते हैं. ओके। एक लास्ट और चीज़ था, मेरे को स्पॉन्सरशिप्स के बारे में आप बता सकते हो कि स्पॉन्सरशिप्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में कि कैसे वो, क्योंकि मेजर पार्ट रखते हैं व्हेन यू प्ले, वो कैसे आप ले सकते हो, कैसे मिलती हैं, या उसके लिए क्या क्या आप कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा इजीली, या फिर कहने को अ, आप। या। जैसे जैसे आप अगर परफॉर्म कर रहे हो तो हम्म। दैट इज द बेस्ट थिंग कि आपको स्पॉन्सरशिप मिले. फिर आप सोशल मीडिया प्रेजेंस भी रख सकते हो. सोशल मीडिया ओके। से कैसे आप फिर थ्रू सोशल मीडिया भी या फिर पर्सनली जाके भी कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो कि ऐसा ऐसा मेरा परफॉर्मेंस है एंड आई एम प्लेइंग एट दिस दिस लेवल. तो फिर प्लीज कंसिडर मी फॉर योर CSR इनिशिएटिव वगैरह. ओके। तो उसके थ्रू भी काफी लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल आप जाता है डायरेक्ट कि अप्रोच भी कर सकते हो और। डायरेक्ट अप्रोच भी कर ओके। सकते हो. और आप जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो जिस लेवल पे, उस हिसाब से तो वो खुद अप्रोच भी आपको करते हैं कि अगर आप नेशनल्स में अच्छा कर रहे हो तो फिर जो बड़ी कंपनीज जैसे इन्फोसिस है, ये सब कंपनीज हैं, ये सब के जाने का क्या तरीका अ, होता है? इज इट? वो इंटरनेशनल वो ओके। वो ओके। इंटरनेशनल ओके। बेसिकली इंटरनेशनल जो एकदम परफॉर्मिंग है जैसे सिंधु के लेवल. हम्म। सिंधु साइना या फिर श्रीकांत उनको ओके। ऐसे बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करते हैं क्योंकि उनका विजिबिलिटी भी उस स्टेज पे रहता है. या। तो ओके। इसलिए ये बड़ी कंपनीज मोस्टली टारगेट एकदम एलीट लेवल ऑफ एथलीट. या। बट बाकी भी कंपनीज रहते हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हो ओके। टू गेट स्पॉन्सरशिप. बेसिक स्पॉन्सरशिप जितना भी स्पॉन्सरशिप मिल गया मे बी ट्रैवल का मिल गया या फिर टू स्टे हम्म। बोर्डिंग का मिल गया. दैट इज ओके। ऑल्सो ह्यूज हेल्प. जहाँ से भी आपको मिल गया दैट इज हेल्प ओनली. नहीं तो आपको खुद सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है. ओके। सो अकेडमीज भी उसमें रोल प्ले करते हैं कि आप
जिस एकेडमी में हो उसके कनेक्शंस हैं वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं उधर तक अकेडमीज अप्रोच। भी ओके। अप्रोच कर सकती है ओके। कंपनीज को कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं कि आप इनको स्पॉन्सर कर दो। और जैसे जैसे मैंने बोला वो कंपनीज जैसे योनेक्स हो गया, लिनिंग हो गया, ये लोग भी, ये सब ये कंपनीज भी स्पॉन्सर करती है, एपरल स्पॉन्सर। अगर आपके एपरल्स और इक्विपमेंट्स भी स्पॉन्सर हो रहे हैं तो भी काफी हेल्प हो या। जाता है। ओके। जैसे छोटे छोटे या। स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स एंड फिर यू कैन ग्रो फ्रॉम देयर। ओके। So thank you Mugdha, thank you very much for doing it. It was an honor to have you on the podcast. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली एंड पेरेंट्स के लिए भी स्पेशली, और बच्चे जो खेल रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी जो वो देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर डूइंग इट। Thank you so much, and you can follow me on my Instagram handle. It's Mugdha Agre. You can follow me there. I post updates and tips regularly. ओके। If you want to contact me, you can contact me on my official email ID also. That is mugdhaagre@gmail.com.